वेलकम टू द डॉक्टर वॉश ट्रेन्स पॉडकास्ट। मेरा नाम डॉक्टर आकाश सहगल है। आज की जो कन्वर्सेशन आप सुनेंगे वो मेरे और हरीश शर्मा के बीच में है। हरीश के पास ऑलमोस्ट 13 साल का एक्सपीरियंस और फॉर्मल एजुकेशन है इन ग्रुप ट्रेनिंग्स, जनरल वर्कआउट रूटीन्स एंड ऑल्सो कैलिस्थेनिक्स। हरीश अब वो सारी की सारी एजुकेशन और एक्सपीरियंस अपने खुद के जिम्स में अप्लाई करते हैं एंड ट्रस्ट मी, देयर इज एब्सोल्युटली नोबडी बेटर दैन हिम। खैर, आई वुड वांट यू ऑल टू लिसन टू दिस कन्वर्सेशन। अगर ये आपको लंबी लगती है तो मैं चाहूंगा कि आप इसको वक्त दे के सुनिए। दिस इज वन ऑफ दोज कन्वर्सेशंस दैट आई बिलीव नोबडी शुड मिस आउट ऑन। लेट्स डाइव इन। जितना भी हमारा कम्युनिकेशन रहा इनटू मेकिंग दिस एपिसोड हैपन एंड बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, बहुत सारी चीज़ें हमने वी टॉक्ड अबाउट सो मेनी टॉपिक्स व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस। यस मेरे को एक चीज़ बताओ सबसे पहले। अभी हम लोग शुरू करने से पहले स्क्वाट के फॉर्म के ऊपर बात कर रहे थे। फॉर्म बहुत सब्जेक्टिव है और एक परसेप्शन है बस True. कि आप किस नज़रिए से देख रहे हो, राइट? आप किसी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मूवमेंट के नज़रिए से देख रहे हो, या फिर आप बॉडी बिल्डिंग के नज़रिए से देख रहे हो, या आप मोबिलिटी एंड रेंज, आप किस नज़रिए से, रिहैब, ये आपके ऊपर मैटर करता है। तो सही गलत एक परसेप्शन है बस। और आई थिंक इसको हम आज बात कर रहे हैं तो हमें इसको इवॉल्व करना है बस। देखो, मेरे हिसाब से फॉर्म वो चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे आपको मिनिमम चांसेस हो इंजरी होने के। अगर कोई स्पोर्ट्स स्पेसिफिक पर्सन है, मान लो कोई बास्केटबॉल प्लेयर खेलता है और ज़्यादातर चांसेस होता है नी नॉक इन के, हाँ बिल्कुल, तो पूरा फोर्स लगेगा, वो जंप करेगा, डेफिनेटली। तो चांसेस तो पूरे हैं। हाँ आई नो, बट मेरा यहाँ पर ये पर्सपेक्टिव है कि हमको वो गेम लंबे टाइम तक खेलनी है। एग्जैक्टली उसके लिए वी नीड अ प्रिपरेशन। एग्जैक्टली वो एक कह लो प्रीहैब ऑफ सॉर्ट हो या गया। प्रीहैब सॉर्ट। हाँ, क्योंकि हम जब नी नॉकिन्स की बात करते हैं, राइट, जब हम लोग स्क्वाट जिस तरीके से कर रहे हैं, हमारे घुटने अगर अंदर की तरफ मुड़ने शुरू हो गए, ठीक है, तो वेन एवर वी आर जंपिंग एंड वी आर कमिंग बैक डाउन, हमारा वो एक बहुत ही ना जॉइंट फोर्स बहुत अलग जाएगा, बहुत अलग जाएगा। राइट। ठीक है, बॉडी का जो वेट हमारा पड़ रहा है टोटल नीज के ऊपर, वो फिर वो भी बहुत गलत डायरेक्शन, बहुत गलत डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि वो इंस्टेबिलिटी किस डायरेक्शन में exactly. हाँ, वो पता नहीं है कि कौन सा लिगामेंट ACL कहाँ पे हाइपर एक्टिव है, कहाँ पर नहीं है, आपकी फुटिंग अगर ठीक है नहीं है, ठीक है, कौन सा जूता कितना घिस रखा है, वो सब कुछ एक रोल प्ले कर जाएगा। देखो सब कुछ करेगा, बट उससे पहले जो रोल प्ले करेगा वो करेगा आपका मसल। डेफिनेटली। क्या उस रेंज में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ है उसके अंदर कि वो उतना इम्पैक्ट ले सकता है? बिकॉज आपकी देखो, आपकी बॉडी क्या है, एक मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम है, डेफिनेटली एक बोन है और उसकी चारों साइड में मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, लिगामेंट है, राइट, कनेक्टेड टिश्यूज हैं। हाँ जी। अगर आपकी बॉडी हर डायरेक्शन के लिए प्रिपेयर नहीं है, वी कॉल प्रीहैब, अगर आपने ठीक से हर डायरेक्शन में वर्क नहीं किया गया है तो आप हर मूवमेंट में इंजरी प्रोन। जिस तरीके से आप बात करते होते हो जेफरसन कर्ल्स की, यस, एक बार जेफरसन कर्ल का थोड़ा सा इलाबोरेशन दे दो ताकि कि सबको आसानी रहे समझने में। सी जेफरसन कर्ल इज लाइक पोस्टीरियर चेन की फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, मतलब अगर मैं फॉरवर्ड बेंड कर रहा हूँ, मैं आगे झुक रहा हूँ, तो मेरा स्पाइन पूरा ऐसे राउंड कर रहा है, गॉट इट। मतलब सर्वाइकल से लेके लंबर और फिर उसके बाद मेरे हैमस्ट्रिंग काफ्स तक एक स्ट्रेच, मतलब पूरा पोस्टीरियर चेन स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है। जेफरसन कर्ल हटा के मैं अगर नाम बोलूँ कि फॉरवर्ड बेंड विद वेट्स, राइट, तो क्या कर रहा हूँ मैं? अपने लेंथन पोजीशन में अपने मसल्स को ट्रेन कर रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, राइट, क्योंकि हम ज़्यादातर क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रिक पोजीशन पे फोकस, मतलब कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस करते हैं। हम कभी भी, मतलब हम क्या, जिसको नॉलेज है सिर्फ वही लोग होते हैं जो लेंथन पोजीशन में वेट डाल के ट्रेन करते हैं अपने मसल्स को। तो व्यूअर्स के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। हम लोग जब कंट्रैक्शन की बात करते हैं तो बहुत स्क्वीजिंग, स्क्वीजिंग, ठीक है, जैसे मैं अगर बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ वो ऐसे कर रहा हूँ, स्क्वीज कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, एंड हमारे पास जो फोर्स है वो जब हम नीचे लेके जा रहे हैं हाथ को बाइसेप कर्ल करते हुए, उसमें भी एडिक्वेट स्ट्रेंथ होनी चाहिए। या बट अब उसमें जॉइंट फोर्स मैटर करेगा, ओके, राइट। हम इसेंट्रिक कंट्रोल की बात तो करते हैं, जैसे मेरा बाइसेप है, राइट, अब मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है ना, मेरा शोल्डर, एल्बो और रिस्ट तीनों एक डायरेक्शन में, हाँ जी, बट अभी जो जॉइंट फोर्स जो इस डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में कभी नहीं मिलेगा बाइसेप, बिल्कुल, राइट।
अगर मैं अपने बाइसेप कर्ल्स को इसेंट्रिक फेज में लेके जा रहा हूँ कंट्रोल के साथ, उससे ज़्यादा इफेक्टिव होगा जब मैं पूरा हाथ सीधा करके अपने जॉइंट पे फोर्स डालूंगा, अपने टेंडेंस पे लोड डालूंगा। पहले तो टेंडेंस पर लोड डालना बिल्कुल भी गलत नहीं होता है। Okay. आधे से ज़्यादा लोगों को यही लगता है कि अपने टेंडेंस को ज़्यादा लोड नहीं करना चाहिए। टेंडेंस बहुत स्ट्रांग है, Yeah. आप जितना चाहे उतना मर्जी लोड कर सकते हो। अगर हम क्या करते हैं कि हम टेंडेंस को सेव करने में लगे हुए हैं कि अपने टेंडेंस पे लोड नहीं आना चाहिए, बट एक्चुअल में अगर मैं खड़ा हूँ, मैं बैठा हूँ, तो मेरी टेंडन पे ऑलरेडी लोड है। बिल्कुल। बट हम क्या करते हैं, वो दिमाग में चल रहा है कि टेंडन पे लोड डालेंगे तो इंजरी हो जाएगी, कोई टेंडन पुल हो जाएगा। अगर आप स्लोली अपने टेंडेंस पे लोड डालोगे, जिस तरीके से आप अपने हर वर्कआउट में प्रोग्रेस करते हो, तो आपके टेंडेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनेंगे। कोई सेफ लिमिट है? कोई सेफ लिमिट नहीं है। मैं आपके शोल्डर को आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से निकाल लूंगा आज। ठीक है। क्या इतना आसान है मुझे वहां से खींच के निकालना? बिल्कुल भी फील पेन, लॉट ऑफ पेन, आपको दर्द होगा। बिल्कुल भी नहीं। तो क्या उस दर्द तक अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हो आप? नहीं कर सकते ना। उसके तो 15-20% तक भी नहीं पहुंच सकता। 20% भी नहीं पहुंच सकते आप, राइट? नहीं पहुंच सकते। नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते। तो बस आप उसी तरीके से सोचो ना कि अगर आप अपने बाइसेप टेंडन को ट्रेन कर रहे हो, तो आप कितना दर्द ले सकते हो? 15, 20, 30%, 50% ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। नहीं ले सकते आप। जब भी आपको लगेगा ना कि अब मैं वीक फील कर रहा हूँ या मैं अब लोड नहीं ले सकता, आपका जॉइंट, आपका मसल, आपका नर्वस सिस्टम गिव अप कर देगा। ठीक है, तो या तो उसको फोल्ड कर, दैट इज फेलियर। ठीक है, फेलियर मतलब मसल में और टेंडन में उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि आप उतनी देर तक होल्ड कर सकते हो। गॉट इट। ठीक है। अब इंजरीज कहाँ पे होती है मैं बताता हूँ कि उस डायरेक्शन में जॉइंट पर लोड लेने की आदत नहीं होती है, और एक अनसर्टेन लोड जब उस पर आकर पड़ता है, तब हमें इंजरीज होती हैं। ठीक है। और फिर हम ब्लेम कर देते हैं कि मैं ये मूवमेंट कर रहा था, मेरी यहाँ पर फॉर्म गलत हो गई, इस वजह से मुझे ये इंजरी हो गई। ट्रू। दैट इज द प्रॉब्लम। हाँ। सो सबके लिए मैं बता देता हूँ, टेंडन होता है जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है, लिगामेंट होता है जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। ठीक है। ये तो हो गया हमारा जस्ट अ ब्रीफ अबाउट इंजरीज। ठीक है, हम लोग टेंडन को लोड कर लिया, हमने मसल बिल्ड कर ली। एक अनबॉडीली अमाउंट ऑफ फोर्स कभी भी लग सकती है, हमको नहीं पता होगा। कभी भी, घर पे, बाहर, जिम में, स्पोर्ट्स में, कहीं भी। एंड दिस इज नॉट ओनली जस्ट लिमिटेड टू ब्रेकेज ऑफ टेंडन्स और लिगामेंट्स, इवन बोन फ्रैक्चर मतलब एंड में बोन ही आएगा। हाँ, डेफिनेटली एंड में बोन ही आएगा। मेरे को एक बात बताओ, फिटनेस की जब आप बात करते हो, आई कंसिडर यू टू बी लाइक द किंग ऑफ मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, फिटनेस के अंदर इन सब का रोल ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है। आपकी फिलॉसफी क्या कहती है कि फिटनेस को स्ट्रेंथ में कितना आना चाहिए एंड फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ कितना आना चाहिए? इक्वली। तो एंड अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जेफरसन कर्ल की बात कर लेता हूँ, जहाँ पे हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है और स्ट्रेंथ है, वो दोनों के दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। उस बारे में आपकी फिलॉसफी का कुछ कहना है कि क्यों वो चीज़ ज़रूरी है? मूवमेंट्स पे हार्डली कोई स्टडीज की जाती हैं कि कौन सी, उसके लिए ना आपको कॉमन सेंस और लॉजिक लगाना पड़ता है हर स्पोर्ट के अकॉर्डिंग, बिकॉज आप हर मूवमेंट पे स्टडी नहीं कर सकते। डेफिनेटली। मतलब बहुत मूवमेंट है, अनगिनत है, आप हर मूवमेंट पे स्टडी नहीं कर सकते। मेरा मानना ये है कि जैसे अगर मैं योगा और जिम की बात करूं, हम योगा में क्या करते हैं, हम पैसिव स्ट्रेचेस करते हैं, हम लेंथन पोजीशन में क्या करते हैं, अपने मसल को स्ट्रेच करते हैं, सिंपल। मेरी फिलॉसफी ये है कि अगर उस लेंथन पोजीशन में मैं वेट्स और ऐड कर दूं तो गेम चेंज हो जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद मैं जिम आके अपने कॉन्ट्रैक्शंस पे काम कर लूं, आप 90% इंजरी से बच सकते हो। गॉट इट। क्योंकि देखो, मैं आपको आज बहुत अच्छा एग्जांपल समझाता हूँ। आपकी बॉडी मूवमेंट वहाँ पर अलाउ नहीं करेगी जहाँ पर आपका मसल लेंथन पोजीशन में जा नहीं सकता है, ठीक है, या उसमें उतना लोड लेने की आदत नहीं है। मैं बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने इस हाथ को स्ट्रेट किया हुआ है, हम बाइसेप कर्ल लगाते हैं, राइट? अभी मैं अगर 2-3 किलो डंबल, आप चाहे कितना भी डंबल लगाते हो, आप 20 किलो का डंबल लगाते हो, अगर मैंने 3 किलो वेट आर्म्स को स्ट्रेट करके ऐड किया,
आपका जॉइंट यहाँ से फोल्ड होने लग जाएगा. हाँ. वाई? या तो मेरे अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि जॉइंट लोड ले सकता है, या इस पोजीशन में जाएगा नहीं बिकॉज मेरे बाइसेप और फोरआर्म उतने स्ट्रांग नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है. सॉरी. हाँ. तो बहुत सिंपल सा है, मतलब अगर या तो स्ट्रेंथ नहीं है या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, दैट्स इट. तभी आपका रेंज ऑफ मोशन आपको अलाउ नहीं करेगा, दैट्स इट. गॉट इट. एंड इसी दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है ना, दैट इज मोबिलिटी. दैट इज एक्टिव रेंज ऑफ मोशन. मतलब अगर मैं इस रेंज में जा भी रहा हूँ तो प्योरली स्ट्रेंथ से मैं वापस भी आ सकता हूँ. ब्यूटिफुल. तो कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं है, इट्स जस्ट अ रेंज ऑफ मोशन. गॉट इट. सिंपल. तो लोग कंफ्यूज रहते हैं स्ट्रेंथ, मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में भी. ठीक है. बिना स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के रेंज ऑफ मोशन नहीं आएगा. Basically और वो जो mobility रेंज खत्म ऑफ हो गई. मोशन है दैट इज मोबिलिटी. गॉट इट. तो मोबिलिटी को आप एक तरीके से स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो और एक तरीके से आप फ्लेक्सिबिलिटी भी बोल सकते हो. परफेक्ट. बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को इस हाँ, बात में. एग्जैक्टली. तो मतलब ये बेसिकली हो गया कि अब मेरे पास स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी, स्ट्रेंथ विद फ्लेक्सिबिलिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी. ये सारी चीजें एक हमारी कवर हो गई. एग्जैक्टली. परफेक्ट. मेरे को एक बात बताओ, कोई इंसान फॉर एग्जांपल लाइक ऑफिस में है, उसको काम करते हुए डेस्क के ऊपर किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, मैं यहाँ पे एक टिपिकल बात करता हूँ, फॉर्म. राइट. और सब बोलते भी हैं कि एक फॉर्म होनी चाहिए. ट्रू. स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठना चाहिए, स्पाइन को स्ट्रेट करके चलना चाहिए. क्या इतना आसान है बोल? बिल्कुल भी नहीं. राइट. बिल्कुल भी नहीं. बॉडी अपना कंफर्ट जोन फाइंड आउट करती है. True. अगर आप काम कर रहे हो तो आप ऐसे काम करते रहोगे, ठीक है. बहुत सारे लोगों के ऐसे काम होते हैं जिनको ऊपर देखना होता है. हाँ. तो अब उनकी बॉडी किसी की इसके लिए प्रिपेयर है, किसकी इसके लिए प्रिपेयर है, किसकी इसलिए प्रिपेयर है. राइट. बॉडी ऑलवेज फाइंड कंफर्ट जोन. ट्रू. ठीक है. अब मान लो कि मैं इस तरीके से काफ़ी देर तक बैठा हुआ हूँ, तो मुझे इतना ध्यान रखना है कि यही धीरे धीरे क्या होगा, आपकी बॉडी में एक पोस्चर जनरेट हो जाएगा और उसका एंटागनिस्ट मूवमेंट डालना बहुत ज़रूरी है. अगर योर नेक गोइंग फॉरवर्ड तो उसका ऑपोजिट क्या है? बहुत सिंपल वे में सोचो, पीछे की तरफ. मतलब लोग इतना कंफ्यूज रहते हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए. अगर आपकी बॉडी आगे की ओर बेंड हो रही है तो इसका मतलब क्या है? सिंपल है ना कि मुझे कहाँ से मुड़ रही है, यहाँ से ना. शोल्डर यहाँ से आगे आ रहे हैं तो ये शोल्डर्स पीछे जाएंगे. अब मान लो स्पाइन में कर्व आ रहा है, अपर बैक से आ रहा है, तो क्या करना है? अपर बैक से तोड़ना है, उसको पीछे की ओर लेके जाना है. सिंपल है ना. अगर मेरे शोल्डर आगे आ रहे हैं तो इनको कहाँ लेके जाना है? पीछे. अब लोग इसके पूछते हैं इसके लिए क्या करना चाहिए. वो तो हाँ. इट्स वेरी सिंपल. मतलब अगर मेरा बॉडी ऐसे जा रहा है तो मुझे ऐसे लेके जाना है बस. गॉट इट. दैट्स इट. और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू बी मेंटली प्रेजेंट इन द मोमेंट. आपको लाइक वो मतलब या तो आप बैठ के करो, अब बैठ के करो. और अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि बेंड हो रहा है अपर बैक से और लोग कर देंगे उसको बैक स्ट्रेट कर देंगे लोअर बैक से. हाँ. दैट इज द प्रॉब्लम. एग्जीक्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. तो फिर वो आपके शोल्डर्स नहीं, शोल्डर नहीं है ठीक हुए एक्चुअली में, बैक लोअर बैक में आकर आप ऐसे सीधे तो हो मतलब गए. आप दूसरी प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे हो. एग्जीक्यूशन देखो, इसीलिए बताता हूँ कि एक मूवमेंट कोच, एक प्रोफेशनल साथ में होना बड़ा जरूरी होता है. मैं सिर्फ बता सकता हूँ, मेरे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, बहुत सिंपल वे में भी बता सकता हूँ, बट द प्रॉब्लम इज एग्जीक्यूशन. एग्जैक्टली. फिर से वही चीज, मूवमेंट अलाउ नहीं कर रही है बॉडी, तो इतना आसान नहीं होगा वहां पर मूवमेंट डालना. एग्जैक्टली. डेफिनेटली. इस चीज से मतलब एक चीज ध्यान आती है मेरे को, बहुत सारे लोग लाइक यू नो जो कभी कभार इंडिया में है, नहीं है, किसी और स्टेट में है, यार दोस्त अक्वेंटेंसेस, सबने कहा है कि भाई प्लीज मेक अस क्या कहते हैं, मतलब अब ना रहा वर्कआउट का चार्ट बना दो. मैंने कहा मैं वर्कआउट का चार्ट बना के तुमको दे दूं, वो तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक तुम उसको ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे. और योर पोजीशन इज डिफरेंट. आप मूवमेंट को अलग तरीके से देख रहे हो, पर्सन का मोबिलिटी स्ट्रेंथ अलग है. एग्जैक्टली. तो ऑनलाइन ये जो वर्कआउट चार्ट प्रोग्राम और ये सब, ये तो मेरे को स्कैम लगता है. नंबर स्कैम है, नहीं है पूरा. मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि सुनो, एक काम करो, तुम 3 महीने ना किसी एक बार 3 महीने के लिए पीटी ले लो. मैं कह रहा हूँ 3 महीने के लिए आप पहले जिम जाओ बस. हाँ, जिम जाओ और 3 महीने के लिए जिम में जाके पीटी ले लो. राइट. ठीक है, तुमको एक आइडिया मिल जाएगा कि तुमको तुम्हारी मूवमेंट्स कैसे हो रही हैं, तुमको सारे फॉर्म का पता लग जाएगा, एंड यू हैव अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स थिंग्स. मिल जाता है, पता चल जाता है. उसके बाद आप धीरे धीरे खुद पे स्टडी करते रहो, Exactly. ऑब्जर्व करते रहो, मिल जाता है आपको प्लान आराम से. हाँ, ठीक है. उसके बाद बट पीटी लोग बेसिकली सीखने के लिए नहीं लेते. Exactly. पीटी पता है किस लिए लेते हैं? शादी से पहले.
नहीं, शादी से पहले तो है ही है कि मेरे सिर पे कोई खड़ा होगा, हाँ कोई मुझे टाइम दे रखा है तो मैं उस मजबूरी में चला जाऊंगा। आजकल पीटी, एक्चुअल में सच बता रहा हूँ, आजकल जो जो 80% पीटी सिस्टम चल रहा है ना, वो सिर्फ इसी वजह से चल रहा है, एजुकेशन और बताने के पर्पज से नहीं। सिर्फ मैंने आपको पैसा दिया है तो मतलब मैंने आपका टाइम लिया है और मुझे उस टाइम पे पहुंचना है। और कोई बंदा सिर पे खड़ा होगा जो एक्सरसाइज, आप कैन यू इमेजिन, मतलब कोई बंदा सिर पे खड़ा हुआ है और वो आपसे एक्सरसाइज करा लेगा। अगर मतलब आप आपने मेंटली जा ही नहीं रहे हो आप जिम, तो आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो? मतलब जिम जाने के लिए ना वो मेंटली और मेंटली फिजिकली आपको फिजिकली दोनों आपको, तरीके से प्रेजेंट होना हाँ मतलब आपको अपने सारे इमोशंस जो है ना वो एक बॉल में बना के ना आपको जिम जाना होता है। जाना होगा। अब उसके लिए वही तो बता रहा हूँ ना, लोग पीटी इसलिए नहीं जा रहे आजकल। मैं देखता हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में पिछले ऑलमोस्ट प्रोफेशनली 8 ईयर्स से हूँ, बट जो मैं खुद की फिटनेस कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 13 ईयर्स हो चुके हैं मुझे, Yeah. राइट। मैंने इतने लोग देखे हैं, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम जो सीरियस हैं, लिटरली सीरियस है। तो इस सीरियसनेस का कोई इलाज है? कुछ इलाज नहीं है, अगर खुद को बेटर बनना है तो आपको आना पड़ेगा, तो सिंपल है। वो मोटिवेशन डिजायर वो उसका कुछ आपने देखा है सोल्यूशन? सर देखो, वही वाली बात कि पॉडकास्ट सुन लो, ये कर लो, गाने सुन लो, हाँ। ये सब बहुत ही शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। हाँ अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, और उस मैनिफेस्टेशन के लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे आपको इसलिए बता रहा हूँ ये बात कि जब मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था ना, तो मैंने फ़ोटो ली थी और मैंने एक मैनिफेस्ट किया था खुद को कि यार मुझे आने वाले टाइम में इतना खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, गॉट इट। मुझे बदलना है। मैंने फ़ोटोज़ ली, मैंने पूरा ऑरा इस तरीके से बनाया, मैंने दोस्तों को कट कर दिया, मैंने आना जाना बाहर सब कट कर दिया, और पूरा, क्योंकि मुझे बदलना है। ट्रू। मैंने होता कोई है। कोच नहीं रख किया, हायर कुछ नहीं किया, बस खुद से पढ़ा, और मैं बस एक डिसिप्लिन में आया, 2-2 बार जिम लगा रहा था और मैं हो गया ट्रांसफॉर्म। अब वहाँ से एक और प्रॉब्लम, एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं बहुत वीडियोस बनाता हूँ, मैं प्रोग्रेस के लिए लोगों की दिखाता हूँ कि उनको मोटिवेट कर सकूँ, उनको दिखा सकूँ कि आप कितने बेटर हो रहे हो। एक्चुअल में मैं उनके वीडियोस नहीं लेता, एक्चुअल में मैं उनके लिए एक मैनिफेस्टेशन क्रिएट कर रहा हूँ कि मतलब अगर ये जिम आए तो ये आने वाले 6 मंथ्स और 1 ईयर के अंदर ये बदलने वाले हैं, इनकी मूवमेंट्स बदलने वाली हैं, इनके अंदर प्रोग्रेस, कॉन्फिडेंस बिल्ड होने वाला है, जिससे कि मैं इनको आगे चल के ये दिखा सकूँ कि कहाँ से शुरू करा था और कहाँ आ गए हो अब। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं उनको मोटिवेट कर सकूँ। सिर्फ ये नहीं है कि मुझे सिर्फ एक वीडियो बनाना है, नहीं, वीडियो बनाने का मतलब है एज अ कोच मैं मैनिफेस्ट कर चुका हूँ कि मैं आपको इस लेवल पे लेकर आने वाला हूँ। मैं लोगों को बोलता हूँ ये बात, रोज बोलता हूँ कि कुछ किया करो ऐसा, मतलब अगर आपको वाकई कंसिस्टेंट और मोटिवेट रहना है ना Yeah. खुद की जर्नी में। और मैं लोगों को बोलता भी, बहुत रॉ ट्रेनिंग भी कराता हूँ कि यार इनको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती रहे, इनको एक पुश मिलता रहे, कुछ अच्छा और बेटर हो रहा है, और इनको वीडियोस मिलते रहे कि हाँ यार पहले ऐसा था, अब ऐसा हुआ, ऐसा हूँ। दैट्स व्हाई मैं वीडियोस बनाता हूँ। That's why I called you king. क्योंकि मुझे पता है मुझे पता है who am I talking to. अब दुनिया जो सोच रही है सोच, आई डोंट केयर, बट नहीं, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज इंसान को ना अपनी जर्नी वो बहुत बार भूल जाता नहीं है। देखो, एज अ कोच सिर्फ यही नहीं होता है ना कि सिर्फ आप मूवमेंट बता रहे हो। ट्रू। एक कोच का काम ये भी होता है कि उसकी प्रोग्रेस आपको दिखानी है, एग्जैक्टली। और वो इससे नहीं दिखेगी कि आप कोई मूवमेंट कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं पहले कहाँ था। बट जब आप वीडियोस देख रहे होते हो ना सर, आपको पता चलता है कि कैसी फॉर्म थी, मैं कैसा लग रहा था, कहाँ से मैं गिर रहा था, राइट। तो पता चलता है अब कितना ग्रेस आ गया है, Exactly. कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे अंदर, वो Exactly. वीडियोस के थ्रू ही पता चलेगा आपको। तो एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन है वीडियो। मैं बताऊँ, जो लोग जिम जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, मुझे तो देख के उनको अच्छा लगता है सर। पता है क्यों? वो लोग सोचते हैं वीडियो बना रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, नहीं, नहीं, एक्चुअल में खुद को मैनिफेस्ट कर चुके Exactly. हैं और उन्होंने खुद को बदलना है, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। मतलब मैं वही कह रहा था कि भाई इंसान ना भूल जाता है कहाँ से शुरू, मतलब द होल जर्नी ना वो भूल जाता है। वो स्टार्टिंग और एंडिंग जो है ना वो चीज़ याद दिलानी पड़ती है। मैं ट्रैक करता होता हूँ अपनी स्क्वाट्स बिकॉज मेरे को पता है कि भाई मेरी स्क्वाट्स का फॉर्म अच्छा नहीं है। हाँ, ठीक है, तो उससे मेरे को लाइक मैं जब स्क्वाट कर रहा होता हूँ मुझे ध्यान रहता है कि अच्छा हाँ यार लेग्स इतनी नीचे गई, इतनी नीचे गई, यहाँ तक गई, वहाँ तक गई। एंड सेम अब मैं डेडलिफ्ट के साथ करने वाला हूँ क्योंकि मैंने बहुत टाइम से डेडलिफ्ट नहीं करी है, तो आई नीड टू वर्क ऑन माई फॉर्म अ लिटिल बिट। खैर, 2 चीज़ें मेरे को बताओ, ठीक है। अपनी जो डेडलिफ्ट स्क्वाट्स हैं उसमें हमको एकदम नीचे तक जाना चाहिए या फिर शुड वी रिमेन पैरेलल टू द फ्लोर हमारी जो थाइस का? वेट्स के ऊपर अगर नॉर्मल वेट है, मैं एक बात बताता हूँ, हाफ है बॉडी वेट मैं का आप फॉर बताता हूँ, एग्जांपल।
मैं बॉडी वेट वैसे नहीं, मैं जैसे आप स्क्वाट लगाते हो, मतलब आप माना कि मैंने पर्सनल रिकॉर्ड की बात लेता हूँ ठीक मैं, है। आप 150 किलो का स्क्वाट लगाते हो, हम्म। आप जो प्रिपरेशन सेट करते हो, आप स्टार्ट करोगे 40, 60, 100, हाँ जी 120। हाँ जी। अब क्या होगा कि धीरे धीरे पहले आप पूरा नीचे जा रहे थे, वेट बढ़ेगा, आपका नीचे जाना रिस्ट्रिक्ट होगा क्योंकि या स्ट्रेंथ नहीं है। मैंने क्या एग्जैक्टली। बोला था कि आप मूवमेंट वहीं नहीं कर पाओगे जहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। ट्रू। पहले आप जा पा रहे थे, वेट बढ़ा, रेंज ऑफ मोशन कम हो गया, 100 पे पहुंचे, आपका रेंज ऑफ मोशन और कम हो गया, आप 150 पर पहुंचे, आपका रेंज ऑफ मोशन और लिमिट और होने कम लग हो गया। गया। बड़ा सिंपल सा साइंस है। तो लगाना ही चाहिएगा, जब वेट कम है, मूवमेंट अलाउ कर रहा है तो पूरा लगाओ, और जब वेट बढ़ता जा रहा है तो किसने बोला है कि उस पूरे वेट में नीचे बैठो। ठीक है बहुत सिंपल है। ठीक है। दूसरी चीज, क्या स्क्वाट मारते टाइम हमारा जो नी है वो टो को क्रॉस करना चाहिए? देखो, एक तो फीमर पे डिपेंड करेगा, फीमर अगर की लेंथ लंबा पे। आदमी है तो डेफिनेटली जाएगा। ठीक है। दूसरा, कर सकता है नहीं कर सकता है ये बहुत सब्जेक्टिव होता है। ओके। बिल्कुल कर सकता है, अगर नेचुरली जा रहा है तो डेफिनेटली कर सकता है, ठीक है। मतलब उससे कोई नी इंजरी नहीं होने वाली। नी इंजरी आपको तभी होगी जब उस रेंज में स्ट्रेंथ नहीं होगी, गॉट इट। दैट्स इट। या फिर कोई मिस्टेक होगी, या वेट बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, हैवी स्क्वाट में होता है ना कभी कभी, बिल्कुल। आपका वेट बहुत आगे चला जाता है, या ऑलरेडी कोई रिकवरी वगैरह बेटर ना हो, मसल में उस रेंज में स्ट्रेंथ ना हो, तभी होगी इंजरी आपको। अदरवाइज उस डेप्थ में जाने से आपको इंजरी नहीं होगी, या नी टो से आगे जा रहा है उसकी वजह से इंजरी नहीं होगी। गॉट इट। घर बैठे बैठे कोई 5 एक्सरसाइजेस जो कोई इंसान हु इज ओवर द एज ऑफ 60 वो कर सकता हो, ताकि वो अपने मसल मास बचा सके, थोड़ी सी लॉन्जेविटी अगर के उसको ऊपर कोई फोकस कर प्रॉब्लम सके। नहीं है, मैं बहुत एक सिंपल बॉडी के एनाटॉमी के हिसाब से बता रहा हूँ नो हाइपरटेंशन, नो डायबिटीज, नो नहीं, आर्थराइटिस। ये मेडिकल होगी बस, उसके अलावा कोई फ्रैक्चर, कोई और प्रॉब्लम, या हाँ कोई मसल या टिश्यू टेयर वगैरह ना कुछ भी हो, नहीं हो, राइट, कुछ भी नहीं है। ना हो, तो सबसे पहला धीरे धीरे बैकग्राउंड, जेफरसन कर्ल जिसको आप बोलते हो, फॉरवर्ड बेंड। वो भी फॉरवर्ड बेंड में भी लोग आधे पता है क्या समझते हैं कि बस झुकना है, नहीं, नहीं। पूरा ऐसे कर्व बनना चाहिए, नेक से लेके पूरा स्पाइन में ऐसे सी कर्व बनना चाहिए, क्योंकि आधे लोगों का सिर्फ ये पार्ट मुड़ता है, और लोअर बैंड जो लोअर बैक है वो तो बेंड ही नहीं होती, फिर जो मूवमेंट होती है वो बेसिकली हिप से डाउन चले जाते हैं। समझ गया। समझ गया आप? समझ मतलब गया। एक कर्व नहीं बन पाता है ऐसे स्पाइन में लाइक दिस। वो क्या करते हैं, सिर्फ अपर बॉडी जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद उनका ये पार्ट स्ट्रेट रहता है, और फिर क्या करते हैं वो ग्लूट से पूरा नीचे चले जाते हैं, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होता समझ गया। है, राइट। पहला, पहला। हम आगे झुकते हैं सबसे ज्यादा घर में, हाँ बिल्कुल। हम क्या साइड में झुकते हैं, एग्जैक्टली। हम कोई सामान कैसे उठाते हैं ऐसे साइड से। अगर हम थोड़े डंबल और वेट्स लेके, अगर हम उसी पोजीशन को, जेफरसन कर्ल सिर्फ फॉरवर्ड बेंड नहीं है, उसी से मैंने वेरिएशन डाला कि इससे हम साइड में भी झुकेंगे, जिससे कि हमारे साइड के मसल्स भी स्ट्रेच हो सके, राइट, क्योंकि हम ज्यादातर चीजें साइड से ही उठाते हैं, बिल्कुल। अगर आप देखो, और तभी हमारी साइड बैक खिंचती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा टाइट है। एग्जैक्टली। तो 2 एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज है, हम लेटते हैं, हम लेटने के बाद अगर हम बेड से अगर अपना धड़ नीचे कर दें, तो ये हमारे एब स्ट्रेच हो जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि हम वी आर सिटिंग ऑल द टाइम लाइक दिस, हम टीवी देखते हैं ऐसे बैठकर, तो हमारे एब्स क्या है ना, कॉन्सेंट्रिक फेज में रहते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या करते हैं, ये खींच रहे हैं ऐसे। एक एज के बाद ये बहुत टाइट हो जाता है, पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं बहुत एज्ड पीपल को ट्रेन करता हूँ, राइट, उनको पीछे झुकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत टाइट है। तो अगर वो इस तरीके से पीछे बेंड कर ले, दैट्स द बेस्ट। वो चाहे सोफे पे बैठ के कर सकते हैं। समझ गया। राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्वाट पोस्चर में बैठना। ठीक है। आई नो टाइम लगेगा, हाँ ठीक है, बट अगर आप ट्राई करोगे, अगर आप जिद्दी हो, अगर आप खुद को बेटर बनाना चाहते हो, अगर आप सिर्फ स्क्वाट में धीरे धीरे बैठना भी स्टार्ट करोगे ना, उससे भी आपकी जो स्ट्रेंथ मोबिलिटी है, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाती है। गॉट इट। क्योंकि कुछ जो मसल जहाँ स्ट्रेच होना है वहाँ स्ट्रेच होने लग जाएगा। अगर मान लो, अब लोग बोलेंगे मुझे नीचे नहीं, अगर वो हील, मान लो हील थोड़ा उठा के भी बैठ सकते हैं, तो बैठाओ उनको, बिल्कुल। ठीक है। 2 मूवमेंट, मतलब सॉरी, फॉरवर्ड बेंड, साइड बेंड, बैकवर्ड बेंड एंड स्क्वाट। स्क्वाट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट। ठीक है। हाँ फॉरवर्ड बेंड में अगर, जैसे क्या है कि एक टाइम के बाद हमारी लैट क्या है, लैट पुल करती है शोल्डर को, बिल्कुल। हम बहुत सारी मूवमेंट है जो हम नहीं कर पाते ऐसे, अगर हम लेटने के बाद हाथों को धीरे पीछे लेके जाएं तो ये सब स्ट्रेच हो जाएगा। बिल्कुल। तो क्या है, ये मोबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो रही है हर डायरेक्शन में।
अगर हमने यहीं पे थोड़े से वेट्स और ऐड कर दिए तो सोने पे सुहागा। ब्यूटीफुल, बहुत सिंपल है ब्यूटीफुल। और इससे ज़्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ। अब अगर हाथ ऊपर उठा रखा है तो हाथ पीछे जा रहा है तो हाथ को साइड में भी कर दो। जहां आप मूव कर सकते हो यू ट्राई, जहां पर भी जिस डायरेक्शन में भी आप मूव कर सकते हो एज ए ह्यूमन बीइंग, आपको जो लगता है कि मैं मूव कर सकता हूँ आप करो। ब्यूटीफुल, ठीक है। बेस्ट है ये। बाकी तो ऊपर डिपेंड करेगा लोगों की कंडीशंस के ऊपर कि उनको क्या क्या मूवमेंट अलाउ करती हैं और नहीं करती हैं, बट प्रोग्रेसिव स्लोली। टू द लिसनर्स, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। हमारे पेरेंट्स की एज बढ़ रही है, अगर आपके घर में कोई भी है इंसान हु नीड्स दिस, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। बिकॉज देखो 30 साल के बाद हम सबका मसल मास गिरने लग जाता है, ठीक है, साल का। एक बात में मुझे ध्यान आई है, सॉरी मैं हाँ बताओ interrupt बताओ कर रहा बताओ हूँ, प्लीज सर। बट देखो आधे से ज़्यादा लोगों के पेरेंट्स आप लोगों को नहीं बताएंगे कि उनको ये प्रॉब्लम। ओ ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, तो प्लीज़ आप उनकी मूवमेंट्स को देखते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी सेम एक्सपीरियंस करता हूँ, तो मैं तो एज अ मूवमेंट गाय मैं तो 2 मिनट में पहचान लेता हूँ कि पापा को ये दिक्कत लग रही है, तभी इस तरीके से ये मूवमेंट कर रहे हैं, राइट। तो आपको थोड़ा समझना ज़रूरी है कि आपके पेरेंट्स कैसे चल रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनके साथ बैठो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पेरेंट्स बताते नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे उनको लगेगा कि इससे कहीं हमारा बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, वो ओवर थिंकिंग ना करे, उसको उसके करियर में कोई रुकावट ना आए करियर में। तो मैं बता रहा हूँ, ये मैं पर्सनली फेस किया और मैंने बहुत लोगों को ट्रेन किया है, तो वो भी मुझे पता है। ये है एक चीज हमारे इंडियन फैमिलीज में, इंडियन फैमिलीज में है, और देन वो जो भी कर रहे हैं वो आपके फेवर के लिए कर रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बट अगर इनडायरेक्ट वे में देखो, अगर वो कब तक इसको छुपा सकते हैं, एट द एंड ना प्रॉब्लम से फेस तो करना पड़ेगा, देन यू विल सफ़र मोर। मेरे को हरीश भाई एक बात बताओ, ये तो हमने बात करी जनरल लॉन्जेविटी की। जिम में हम लोग जब भी कोई भी मेजर कुछ भी कर रहे होते हैं, ऑलराइट, लाइक स्क्वाटिंग, डेडलिफ्ट्स, व्हाटएवर, हमारे जॉइंट वियर एंड टीयर लेते हैं। वही है, और हाँ कुछ ठीक काम है, नहीं है जिम के हाँ अंदर। ठीक है। लॉन्जेविटी इन द जिम पे आपका क्या है रिलेशन, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लोग सोचते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इज बोरिंग एंड ऑल, कौन करेगा स्ट्रेचेस। मैं नहीं कह रहा स्ट्रेचेस करो, बट इतना कर दो कि आप जो भी मूवमेंट कर रहे हो, मतलब जो भी, मान लो बाइसेप कर रहे हो, Yeah. कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हाँ इसका ऑपोजिट फंक्शन क्या है, हाथ का पीछे जाएगा तभी। yeah, अगर उसमें हाथ रख के पीछे स्ट्रेच कर दो। got अगर it. मैं कह रहा हूँ हाथ रख के स्ट्रेच नहीं कर सकते आप नॉर्मल बेंच पे ले जाके अपने हाथों को पीछे तो ले जा सकते हो। आप चेस्ट प्रेस, चेस्ट फ्लाइज करते हो, आप बहुत आगे की ओर फोर्स लगाते हो, बस इतना सा कर लो कि थोड़े से डंबल लेके अपने हाथों को एक बार पीछे और स्ट्रेच कर दो। Got it. इस पोजीशन में स्ट्रेच कर दो, इस पोजीशन में स्ट्रेच कर दो, और इसमें स्ट्रेच कर दो। बहुत सिंपल है। आप डेडलिफ्ट लगाते हो, डेडलिफ्ट बहुत सबसे ज़्यादा इंजरीज होती है। मैंने कहा बिल्कुल। डेडलिफ्ट इज़ बैड, राइट। मैं किसी मूवमेंट को बैड नहीं बोलता, ठीक है। जहाँ आप स्ट्रेट न्यूट्रल स्पाइन को जितना प्रायोरिटी, स्ट्रेट स्पाइन को जितना प्रायोरिटी दे रहे हो ना, मैं आपको आज आंखें खोलने वाली बात बता रहा हूँ, जितना प्रायोरिटी आप एक बैक स्ट्रेट को दे रहे हो ना, उतनी ही प्रायोरिटी आप फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड बेंडिंग एंड रोटेशन को देने लग जाओगे ना, आपको डेडलिफ्ट में इंजरी नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ। मैंने पता क्या करना शुरू करा जब मैं टेल यू समथिंग, मैं हाइपर एक्सटेंशन की मशीन पे ना उल्टा हो जाता हूँ, वेयर आई एम फेसिंग द सीलिंग। हाँ, एब्स की ट्रेनिंग होती है उसमें, 10 सिंपल है। किलो 15 किलो 20 किलो की प्लेट, बट जस्ट मेरे ग्लूट्स के हल्के से नीचे, मतलब है कि हाफ लोअर बैक पे सपोर्ट मिल जाए थोड़ा सा। लोअर बैक को सपोर्ट ऑलमोस्ट निल। मेरी लोअर बैक जिस तरीके से टोन हो रही है ना, जिस तरीके से मेरी लोअर बैक वो एकदम लाइक इतना अभी भी मेरी खुल रही है एक्चुअली, खुल रही है वो बैठे बैठे अभी यहाँ पे बैठे बैठे पंप हो रही है मेरी लोअर बैक, ठीक है। एंड मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इज बेटर, माई कॉन्फिडेंस हैज इम्प्रूव्ड व्हाइल वॉकिंग। क्यों? क्योंकि जो एब्स की लेंथनिंग बढ़ जाती है, एग्जैक्टली, इंटेस्टाइन स्ट्रेच हो जाती है, Exactly. फील गुड। हाँ, मेरे दोस्त कह रहे हैं भाई तो और लंबा हो गया। नहीं, इसके लिए बस समझना और कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है। अब देखो क्या हुआ, हम ज़्यादातर जो एक्सरसाइजेस करते हैं जिम्स के अंदर, हम फ्लोर से उठते हैं बस,
हम डिक्लाइन बेंच कर लेते हैं बट उससे हमारा एब स्ट्रेच नहीं हो रहा है, नहीं होता। राइट बस एफर्ट बढ़ता है। हाँ। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेंट्रिक फोर्स पे काम कर रहे हैं। बट हम जो जिस पर आप बेंच पर चेस्ट प्रेस लगाते हो उसी बेंच पर आप अपनी लोअर बैक के को रख कर दोनों साइड में ऐसे लेट जाओ, तो दोनों काम हो गए ना। एग्जैक्टली। बट हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉन्सेंट्रिक हाँ। चेस्ट प्रेस, थाई। अगर सोचो कि आप नी एक्सटेंशन लगाते हो, आप लेग कर्ल लगा रहे हो, बट लेग कर्ल में बहुत लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होता है, उतना थाई स्ट्रेच नहीं होता। नहीं होता। लेग एक्सटेंशन का एंटागनिस्ट मूवमेंट कौन सा है, रिवर्स नॉर्डिक कर्ल। रिवर्स, हाँ। अब मैं नहीं कह रहा कि रिवर्स नॉर्डिक कर्ल को पूरा हिप ऊपर उठा के करो, आप नॉर्मली एक बोलते हैं ना, आई थिंक मुझे उस आसना का नाम नहीं पता है, जिसमें आप अपने हिप्स को हील के ऊपर रखते हो और पीछे की ओर लेट जाते हो। I have absolutely no idea about मैं बहुत सिंपल सा बताता हूँ। आप नुमाज पोस्चर पता है आपको? हाँ। राइट, सिंपल है ना, उसमें नीज पे बैठते हाँ, हाँ, हैं, हाँ। उसी में बस पीछे लेट जाओ। समझ गया। नमाज गया। पढ़ते हैं ना लोग, हाँ, 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 उसी हाँ। में पीछे बैठ जाओ। अगर क्योंकि कुछ लोगों को तो उसी रेंज में स्ट्रेच आने लग जाएगा, हाँ, definitely। और किसी को और ज्यादा स्ट्रेच चाहिए तो उसमें लेट जाओ। My goodness। बहुत पता है, मूवमेंट साइंस बहुत सिंपल है, बट एक सोचने का तरीका है वो, बस। और कुछ भी नहीं है। ब्यूटीफुल। हमने जब क्वेश्चंस डिजाइन कर रहे थे, एक उसमें क्वेश्चन था कि स्पोर्ट्स में किस किस हम स्पोर्ट को देख सकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर अपने जॉइंट्स को स्ट्रांग रखने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को अपनी नेक स्ट्रेंथ का थोड़ा सा अब ध्यान करना शुरू करना है। एक हमारे पास एक बॉडी है Yeah। जिसमें हमारे जॉइंट्स हैं, हाँ। नेक, शोल्डर, हाँ। एल्बो, हाँ। रिस्ट, Yeah। हिप, हिप्स, नी, knees। एंकल। Yeah। अगर मैं इन सारे जॉइंट्स को उठा लूं तो हर जॉइंट पे ना एक स्पोर्ट बना हुआ है, ठीक है। नेक से रिलेटेड जो फार्मूला 1 के जो रेसर्स होते हैं, हाँ, that's true। रेसलर्स होते हैं, जिस तरीके से वो अपनी नेक को ट्रेन करते हैं ना, दैट इज माइंड ब्लोइंग। अगर उसका आप 20% भी कर लो ना, आपकी नेक हेल्दी रहेगी। Got it। जिमनास्ट को देखा है कभी? Yeah। जिस तरीके से उसका शोल्डर मोबाइल और स्ट्रांग होता है हर रेंज के लिए, हाँ। बस उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, आपका शोल्डर सुपर डुपर स्ट्रांग हो जाएगा। Got it। आपका रिस्ट एल्बो जॉइंट हर डायरेक्शन के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। आपकी रिस्ट, क्योंकि वो हैंड शैंड्स लगाते हैं, फ्लिप्स लगाते हैं, हर डायरेक्शन के लिए ट्रेन हो जाएगी। कोर, जिमनास्टिक्स में कोर का मतलब सिर्फ एब्स की बात नहीं कर रहा मैं, वो देखा ना कैसे एकदम स्पंज की तरह चलता है बॉडी उनका, गए स्ट्रेट हो गए, फिर से बेंड कर लिया उन्होंने खुद को। जब वो अपने एपरेटस पे मूवमेंट्स करते हैं तो पता चलता है, राइट। Yeah। वो एकदम अपने नी, हेड से नी को टच किया, फिर एकदम पूरी बॉडी को ऑपोजिट खोल दिया, राइट। व्हाट इज दिस? ये क्या स्पाइन, क्या फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ है। तो मैं अगर स्पोर्ट, जैसे अगर आपने एंकल को बहुत अच्छा बनाना है तो फॉलो बैले डांस का साइंस, राइट। नी को मजबूत बनाना है, ठीक है, जो हमारा नी है, पार्कोर में देखा ना, राइट। अगर आप अपनी नीज को हेल्दी बनाना चाहते हो ना, उसमें क्या है, स्ट्रेंथ भी है, इम्पैक्ट लेना भी आता है, ठीक है, और मोबिलिटी भी बहुत प्रॉपर होती है, ठीक है। अब मैं नहीं कह रहा कि पार्कोर करो, पार्कोर का अगर आप 5% साइंस भी फॉलो कर लो ना ठीक से, तो आपके नी बेटर रहेंगे। एग्जैक्टली, मतलब इट इज नॉट अबाउट कि आप जाके F1 बैठ जाओ या पार्कोर करना शुरू कर दो, जंप मारना स्टार्ट कर दो। इट इज अबाउट आप उनका जो उनकी जो जिस तरीके से रेंजेस हैं, उनकी जो फिटनेस ड्रिल्स हैं, आप उसको एक बार देखो, एंड हाउ डज दैट एंटर इनटू योर ओन, कहते हैं ना, ट्रेनिंग और लाइक वर्कआउट रूटीन, एंड उसको इनकॉर्पोरेट करो जितना एज मच एज यू कैन। देखो हर जगह क्या चाहिए, स्ट्रेंथ और मोबिलिटी। डेफिनेटली। अगर मैं जिम के अंदर इस तरीके से मूवमेंट साइंस डिजाइन कर लूँ अपना, मैं फिटनेस की बात कर रहा हूँ, मैं बॉडी बिल्डर्स, जिम गोयर्स और मसल्स वालों की बात बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना, बहुत अलग पार्ट है वो, है ना। अगर उन्हीं मूवमेंट्स को आप जिम में जाके थोड़े से करने लग जाओ, मतलब विद द मशीन्स पे और डंबल्स और बार्बल्स के साथ जो वर्कआउट आप कर रहे हो वो करते रहो, बट आप थोड़ा उसके साथ साथ पार्कोर वाली मूवमेंट्स भी ऐड कर दो, गेम चेंज हो जाएगा। गॉट इट, गॉट इट, ब्यूटीफुल। काफ रेजेस में क्या है, काफ रेजेस में सिर्फ बस किसी स्टेपर पे खड़े हुए बस ऊपर नीचे चल रहा है, होल्ड नहीं करते हैं लोग,
ऊपर जाके पूरा इसेंट्रिक फेज में पूरा स्ट्रेच नहीं होने देते लोग, राइट। अगर काफ रेजेस में अगर आपने 10 काफ रेजेस विद वेट पूरा स्ट्रेच करके ऊपर होल्ड कर दिया ना, आपके काफ में क्रैम्प आ जाएगा। यार मेरे को ना काफ इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग मसल टू ट्रेन फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन। मेरी बात सुनना, बहुत सिंपल है। आई नो कोई बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स कहते हैं कि स्टैंडिंग इज बेटर, ओ सॉरी, सिटिंग इज बेटर दैन स्टैंडिंग। नहीं, बेटर कुछ, दोनों बेटर है, ऐसे दोनों नहीं better बोल है। सकते हम। देखो, आप सीटेड काफ रेज कर रहे हो, हाँ, ठीक है, बट आप ड्रिल कर रहे हो स्टैंडिंग वाले। ड्रिल माने की मतलब आपने जंप लगाई, आपने पार्कोर किया, आपने अपने जिम्नास्टिक्स के कोई स्किल्स किए, राइट, आपने लॉन्ग जंप लगाया, ठीक है, तो फिर तो वो उसका वो रीजन ही खत्म हो गया। रीजन ही खत्म हो गया। मतलब स्टैंड, मतलब मैं जिस तरीके दोनों से सर, दोनों, हाँ दोनों। मैं सिंपल सा बताऊं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैंडिंग। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी वाइज, हाँ इन टर्म्स ऑफ सिर्फ आइसोलेशन वाइज, बिल्डिंग काफ, हाँ राइट, होता है ना बॉडी बिल्डिंग में सीटेड, क्योंकि समझ आ गया। आइसोलेट, पूरा का पूरा आइसोलेट है, हाँ उसमें जो आपका वेट है ना वो शिफ्ट भी नहीं हो सकता। बट आप स्टैंडिंग लगा रहे हो तो उसमें वेट शिफ्ट, हिप पीछे जाना, आगे आना, या फिर भी चांसेस हैं। हाँ सिंपल। ठीक है। एंड वो जो फंडा है कि कभी हील बाहर कभी हील अंदर एंड न्यूट्रल, यू शुड डू दैट, यू शुड डू दैट। यू शुड डू दैट। वेरिएशंस हमेशा डालनी चाहिए। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि आप हमेशा कॉन्ट्रैक्शन के पर्पज से देख रहे हो, बट एक्चुअल में हर डायरेक्शन में मूवमेंट अवेयरनेस होना भी इम्पॉर्टेंट है। तो फीट पे मतलब पूरा इस तरीके से, जैसे एंकल मुड़ता है ना, जिसमें सबसे ज्यादा एंकल ट्विस्ट होता है, मैं उसमें लोगों को वॉक कराता हूँ, होल्ड्स करवाता हूँ, एक पैर पे पूरा ट्विस्ट कराता हूँ। प्रोनेशन, प्रॉपर प्रोनेशन, एग्जैक्टली, प्रॉपर प्रोनेशन। वाओ। और वो भी दोनों लेग से नहीं, पूरा एक लेग का पूरा बॉडी का वेट डाल देता हूँ मैं उसमें। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंजरी प्रोन मूवमेंट है। अगर उस डायरेक्शन में आपकी स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हुई ना, आपका मसल, लिगामेंट, कोई ना कोई जॉइंट जरूर, मतलब कुछ भी कनेक्टिव टिश्यू आपका पुल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन, राइट। तो मैं वही कहता हूँ कि जो फॉर्म है ना, दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। जब आप गिरोगे ना तो वहाँ पे आपकी बॉडी ये नहीं बोलेगी कि मैं फॉर्म में गिरूंगा, मेरे नी अंदर नहीं आने चाहिए थे। जब आप फॉल करोगे बाथरूम में, जब स्लिप होगे ना, वहाँ पे ये नहीं देखेगा कि भैया हील उठेगा, नीचे रहेगा, कि पैर कितना आगे जाएगा, राइट। वहाँ पे अगर आपकी मोबिलिटी, स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं हुई तो आपको इंजरी होगी। तो फॉर्म को तो मैं कभी ब्लेम करता ही नहीं सर इंजरीज के लिए, सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को ही ब्लेम करता हूँ मैं। अगर आप चल रहे हो अभी और आपके नीचे कोई केला आ जाता है, आप स्लिप होते हो, मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, मैं इजीली स्लिप होऊंगा, और उस रेंज में सिर्फ मैं स्प्लिट नहीं करता, स्ट्रेंथ भी है मेरे पास, मेरे को इंजरी नहीं होगी। और जिस बंदे के पैर ही नहीं खुलते ना सर, और एक साथ जब वो स्लिप होगा, जहाँ पे सीएनएस का कोई कंट्रोल नहीं होगा, उसके हैमस्ट्रिंग्स का जो भी मसल फटना है ना, फट जाएगा और फिर बोलेगा कि मैं स्लिप हो गया। मेरा तो रूल ट्रेनिंग का ये है, मतलब मैं पर्सनली फिटनेस को इस तरीके से देखता हूँ। मैं इस तरीके से देख के चलता हूँ। मैं फिटनेस को इस तरीके से नहीं देखता कि तुम कितना उठा सकते हो, तुम कितना ये कर सकते हो। मैं देखता हूँ कि भाई जिस रेंज ऑफ मोशन में आप गिरने वाले हो उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ और मोबिलिटी है कि नहीं। सिंपल। मैं एक बात बताऊँ, कार्डियो हो गया अपना हार्ट, रेस्पिरेटरी हो गया अपना लंग्स, मसल है, ठीक है। कोई बंदा अगर आपके पास आ रहा है हु वांट्स टू ट्रेन देयर कार्डियो लाइक देयर हार्ट बेटर, ठीक है, हाउ वुड यू फर्स्ट गेज? आप गेज कैसे करोगे कि उसका हार्ट ठीक है नहीं है, क्या सीन है क्या नहीं है? सिंपल है, कोई भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जल्दी थक रहा है, हाँ, और हार्ट ठीक है का क्या कंडीशन है, मेरे को समझ में नहीं आया है। क्योंकि जब किसी ने एक्सरसाइज की नहीं है और हार्ट को उतना एफर्ट ही नहीं डाला है, तो मैं कैसे जज कर सकता हूँ? मैं 4 दिन बाद देखूंगा ना उसको, पहले दिन में मैं जज ही नहीं करता। मैं 1 महीने तक भी जज नहीं करता सर। मेरा होता है कि मुझे इस बंदे को आया है, ऐसा एक्सरसाइज नहीं देना जिससे अभी थक जाए 10 मिनट के अंदर, ब्रेथलेस फील करे, प्यूकिस फील करे, नोजिया टाइप फील करे। ये मेरा नॉर्मल होता है। पहले सिर्फ मैं इसकी थोड़ी थोड़ी आके स्ट्रेंथ मोबिलिटी पे काम करूँगा, उसी में इसको उतना एफर्ट मिल जाएगा जितना इसको, मैं बहुत प्योर बिगनर की बात कर रहा हूँ, है ना।
प्योर बिगनर के प्योर लिए। बिगनर की। हाँ, मुझे लगेगा अब बंदा थक नहीं रहा है, मैं एक्सरसाइज का टाइम बढ़ाऊंगा, एफर्ट नहीं बढ़ाऊंगा, समझ गया, ठीक है। क्योंकि मजा आ रहा है उसको, टाइम बढ़ रहा है। क्योंकि एट द एंड ना बर्न क्या करना है, कैलोरीज। पहले तो लोगों को कार्डियो का मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि कार्डियो इज बोरिंग। ठीक है, अगर तुम जाके मशीनों पे हिलाते रहोगे पैरों को तो तुम्हारे लिए बोरिंग बनेगा। मेरे यहाँ पे मेरे लिए कार्डियो बहुत इंटरेस्टिंग है सर। 100 हैंड्स एंड किक लगवाने लग जाऊंगा। हाँ, ठीक है, मैं नहीं देता उस तरीके के कार्डियो कि के साइकिल पे चढ़ जाओ साइकिल 15 पे मिनट चढ़ के लिए। जाओ, स्टेयर मास्टर हाँ, ना जी। हाँ। मेरे लिए कार्डियो का मतलब क्या है, इसकी हार्ट हेल्थ बेटर बनानी है मैंने। ठीक है, मैं कोई भी एक्टिविटी जो जिसमें वो सबसे ज्यादा वीक होगा ना, मैं वही पकड़ लूंगा, दे दूंगा। क्योंकि वीक होएगा, एफर्ट लगेगा, एफर्ट बिल्कुल। लगेगा, हार्ट पे एफर्ट बढ़ेगा। अब यहाँ पे मेरे को 2 बेनिफिट मिल रहे हैं। एक तो जो जिस चीज में वो वीक है वो बेटर हो जाएगा, दूसरा उसको हार्ट का एफर्ट मिल जाएगा। ब्यूटीफुल। सर मूवमेंट्स साइंस को सिर्फ एक देखने का नजरिया है, आप कैसे देख रहे हो, हाँ, दैट्स इट। गॉट इट। बिकॉज मैं क्या करता होता था, आई टेल यू समथिंग। मैं चेस्ट प्रेस में कार्डियो करा देता हूँ लोगों को, आर्म्स में कार्डियो करा दूं सर। मैं आर्म्स वर्कआउट में, लोग बोलते हैं ना आर्म्स वर्कआउट इजी है, मैं आर्म्स में जब हैवी रेप्स और वो सब लगवाता हूँ ना, हार्ट बाहर आ जाता है। सो मेरा यही होता था ट्रेनिंग का फिलॉसफी। ऑलराइट, जब मैं अपने पीक पे पहुंचा हुआ था, मेरा सेट शुरू होता था 22 रेप से। 22, 20, 18, 16, जिसमें वेट बढ़ रहा है, एफर्ट बढ़ रहा है, मैं पसीनों पसीन हो रहा हूँ, मैं बह रहा हूँ, बट मेरे को वो करना था। एंड आई किड यू नॉट, माई कार्डियो रेस्पिरेटरी हेल्थ वाज नेक्स्ट लेवल उस टाइम पर। और उसके लिए सबसे जो बेस्ट ट्रेनिंग मानता हूँ वो होता है ड्रॉप सेट। ब्यूटीफुल। ड्रॉप सेट से बेटर कुछ नहीं देखा। उससे मसल्स को भी एफर्ट मिलता है और पूरा एफर्ट मिलता है। यहाँ से मुझे एक बात याद आई। हाँ, लोग बोलते हैं ना रेप्स में उलझे रहते हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ सर कितने रेप्स लगाने हैं। भाई मैं बता रहा हूँ, मतलब ये इतनी घटिया चीज़ है ना, रेप रेंज काउंट रेप करना। रेंज, हाँ, आरपी, मतलब ये हो सकता है बहुत एथलेटिक और एडवांस लेवल पे बहुत बड़ा गेम चेंजर हो किसी के लिए, हाँ, बट जनरल फिटनेस में ना ये जो डाला गया है ना, 15 रेप्स, 10 रेप्स, 20 रेप्स, ये नहीं है, दिस इज वर्स, ये नहीं है, वर्स इन द वर्ल्ड। पता है, वर्स इन द वर्ल्ड, ये एब्सोल्युटली नहीं मैं है। बता रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ ना प्योरली बॉडी बिल्डर की भी, हम्म, वो भी साइंस को फॉलो नहीं करते सर। मैंने पता है ऐसे कोचेस देखे हैं, आप मशीन पे बैठ चुके हो, फुल स्टैक लगा हुआ है, वो वहाँ पे 5-6 रैप नहीं देखता बंदा, वो बता बंदा क्या देखता है कि फेलियर कब अचीव कर रहा है। फेलियर का अचीव कर रहा है। भाई साहब मार मार के करा रहा होता है वो उसको चलने लायक नहीं छोड़ता है, वो उसके मसल्स को फोड़ देता है और फिर बोलता है कि अब हुई है ट्रेनिंग। और एक्चुअल में मसल ऐसे ही बनता है, ट्रू, मसल ऐसे ही बनता है। उसके बाद आपको अच्छा न्यूट्रिशन खाना पड़ेगा, बट ट्रेनिंग तो यही होती है सर, ट्रू, मानना पड़ेगा। आधे लोगों को, ये जिम गोयर्स को ये पता ही नहीं है कि ट्रेनिंग होता क्या है। 20 किलो डंबल होता है सर, इससे 10 रेप्स हो गए इजीली। 10 इजीली कैसे बोल सकता है, 25 मानना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इजीली क्या होता है? इजीली क्या होता है, इजीली का मतलब क्या है कि 5-6 रैप पे आना है मुझे, तू कोई पावर लिफ्टर बनने जा रहा है। एग्जैक्टली, ये पावर लिफ्टिंग में काम आता है ये साइंस बेसिकली, ये बॉडी बिल्डिंग का काम नहीं है। नहीं है, बॉडी बिल्डिंग का काम सिर्फ एक ही है सर, मसल्स को तोड़ना ढूंढना। और फिर उसमें रिकवरी डालना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है उसके अलावा। Got it. और ये जो चल रहा है ना, ये जिम आया नहीं बंदा। मैं सिर्फ पता है रैप रेंज किस हिसाब से देखता हूँ, किस हिसाब से? लिटरली आप मेरे पास पहली बार जिम आए हो, मैं आपको 10-10 के 3 रैप दूंगा, क्योंकि मैं आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा सोरनेस नहीं देना चाहता, समझ गया। क्योंकि आपको कल जिम आना है, मैं आपको Exactly. फ्रीज नहीं करूंगा। मैं सिर्फ जब तक देखता हूँ सर, हाँ, उसके बाद आप यूज टू हो गए जिम के लिए। मैं फिर ना 2 तरीके से देखता हूँ, या अगर मैं आपको कोई स्किल सिखा रहा हूँ तो मैं आपको उतने रैप्स कराऊंगा जब तक वो बेटर नहीं हो जाएगा। Got it. या अगर मैं मसल फोकस मूवमेंट देख रहा हूँ कि आपके मसल्स को मुझे स्टिमुलस देना है, तो मैं जब तक कराऊंगा जब तक हाथ चलना नहीं, मतलब समझ रहे हो, एक लोग सोचते हैं रेंज ऑफ मोशन पूरा नहीं हो रहा। हाँ, जैसे अगर मैं सिंगल आर्म रोइंग करा रहा हूँ, आपका एल्बो पीछे जा रहा है पूरा, मैं तब तक भी कराऊंगा। 50% पे आ गया, मैं तब तक भी कराऊंगा। और जहां आपका इनिशियली 20% है ना सर, मैं वहां भी कराऊंगा। क्वार्टर रेंजेस, क्वार्टर रेंजेस मैं भी कराऊंगा, मैं सोचो। Got it. बट मेरा फोकस होता है कि मतलब मैं ये नहीं देख रहा हाँ, कि तेरा लैट ट्रेन हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं देख रहा हूँ तेरी ग्रिप स्ट्रांग हो रही है। एग्जैक्टली, बिकॉज हम लोग अब लैट से हट के हम फोर आर्म पे आ फोर आर्म चुके पे आ हैं। चुके मैं हैं। वही अब कहता हूँ ना, मूवमेंट सिर्फ एक देखने का नजरिया है, Exactly. सिंपल। अगर मैं वो वही चीज सोशल मीडिया पे, इसकी रेंज तो पूरी नहीं हो रही, ये तो गलत मार रहा है। एग्जैक्टली। मेरे को एक चीज बताओ आपके नजरिए से,
इनकरेक्ट करेक्ट फॉर्म क्या है क्या नहीं है? दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, मतलब फॉर्म वर्ड इज वेरी सब्जेक्टिव। सही और गलत, ये सही है ये गलत है, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। Yeah. और एक परसेप्शन है, अगर आप देखोगे ना तो देखने का सिर्फ एक नजरिया है, दैट्स इट। हमें लगता है कि जो ग्रेसफुली हम मूवमेंट्स कर पा रहे हैं वो करेक्ट फॉर्म है, नहीं, बिल्कुल नहीं। Okay. क्योंकि यही लगता है, सबको यही लगता है कि भाई पुशअप मारते हुए इंस्टाग्राम अच्छा वर्दी दिखना चाहिए। हाँ, अच्छा दिखना चाहिए, लोगों को ऐसा लगता है, वीडियो आनी चाहिए, है ना? हाँ. एग्जैक्टली। बट फॉर्म एक देखने का नजरिया है, Okay. ठीक है? मैं अगर बात करूँ स्क्वाट, कुछ लोगों का नजरिया है कि हील नहीं उठने चाहिए, मेरा नजरिया है कि डेफिनेटली उठने चाहिए, ठीक है? कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आप ज़्यादा हील पे वेट रखोगे तो यू विल फॉल। मेरा नज़रिया ये है कि अगर आप हील पे ज़्यादा वेट रखते हो तो बेसिकली आप अपने शिन मसल को काम दे रहे हो, राइट? और अपने क्वाड को ज़्यादा लोड कर रहे हो, बिल्कुल। और हिप्स और हैमस्ट्रिंग्स को भी, जितना आपका हील पे वेट जाएगा आप हिप्स और हैमस्ट्रिंग्स को लोड कर रहे हो। वो तो बट एक नज़रिया है, हाँ, डेफिनेटली, ठीक है? अब मैं स्क्वाट को देख रहा हूँ कि मुझे बेस ऑफ सपोर्ट अच्छा चाहिए जिससे मैं ज़्यादा हैवी पुश कर सकूँ, राइट? उसमें आप अपने टोज पे तो नहीं लगाओगे ना? नहीं लगाएंगे, क्योंकि मुझे हैवी स्क्वाट लगाना है, मुझे किसी गेम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, राइट? ये मेरा गेम है। तो अगर वो पर्सन ऐसे पर्सन को देखेगा जो हील उठा के स्क्वाट्स लगा रहा है, वो उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, तो वो तो उसको बोलेगा ये तो गलत है। क्योंकि हर इंसान पता क्या सोचता है, मैं जैसे लगाता हूँ ना वो सही है, जो दूसरा लगा रहा है वो गलत है, यही चल रहा है, चाहे वो खुद कर रहा हो या फिर किताब से पढ़ा हो या यूट्यूब से देखा हो। एग्जैक्टली। अब जैसे मैं बात करता हूँ चलने की फॉर्म, राइट? अरे सर वो तो सबकी खत्म है इंडिया में। उस पर मैं आता हूँ, बैठने की फॉर्म, खड़े होने की फॉर्म, सर किसी भी चीज़ की कोई फॉर्म नहीं है, राइट? मैं यहाँ पे फॉर्म से आपको बात करता हूँ कि मैं बैठा हूँ ऐसे, क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी के लिए कंफर्ट है। बट उसके साथ साथ गलती मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पीछे की ओर करना भूल जाता हूँ। घर पे जाके भी मैं फ़ोन में लगा हुआ हूँ, लैपटॉप में लगा हूँ, ऑफिस में भी बैठा हुआ हूँ, दैट इज़ द प्रॉब्लम। मैं चल रहा हूँ, लोग बोलेंगे कि भैया आपको हार्ट हेल्थ बेटर रखनी है, आप 10,000 स्टेप चलो। मैंने वो दिन बोला था ना आपको कि दो पहलू होते हैं। अगर मुझे हार्ट बेटर करना है डेफिनेटली चलना बेटर है, मैं नहीं मना कर रहा, बट उसके साथ जो आपका लोअर बैक और नीज का हाल होने वाला है अगर आपने स्ट्रेंथ मोबिलिटी पे काम, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम नहीं किया, उसको दूसरा पर्सन नहीं देख रहा। क्योंकि आपने किससे एडवाइस ली है? हार्ट वाले पर्सन से, हार्ट डॉक्टर से एडवाइस ली है, आपने ऑर्थो से एडवाइस नहीं ली। समझ गए? तो हर यहाँ पे क्या होता है ना, लिमिटेड हो जाता है साइंस। अगर मेरे जैसे बंदे से आप एडवाइस लोगे ना तो मैं आई एम होलिस्टिक गाय, मैं सिंपल सा बोलूंगा भाई, पहले तो पूछूंगा सर रनिंग करनी है, मैंने कहा पूछूंगा क्यों करनी है, बोलते मजा आता है, मैंने कहा बिल्कुल करो, बट उसके साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम करो, डिफरेंट रेंज ऑफ मोशंस में भी काम करो, और सिर्फ आगे मत भागो, पीछे भी भागो, साइड में भी भागो, टेढ़ा मेढ़ा भी चलो। तो व्हाट इज फॉर्म? फॉर्म तो वही आप कह रहे, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, राइट? अगर कहीं पे आपका हाथ पैर जा रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। अब फॉर्म की बात करता हूँ, एक पैर छोटा है किसी का एक बड़ा है, तो क्या बोलोगे उसको आप? भाई तेरा एक पैर छोटा है, तेरा फॉर्म खराब है, तू दर्द नहीं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, 100 साल हो गए लोगों को इस प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि बॉडी आपका अडेप्ट कर लेता है। ट्रू, ठीक है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि एक बार शोल्डर निकलने के बाद शोल्डर पूरा उठा हुआ है फिर भी वर्कआउट कर रहे हैं, राइट? फिर भी वो वर्कआउट कर रहे हैं। हम उनको ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारा ये फॉर्म खराब है इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम अराइज हो रही है। फॉर्म बहुत सब्जेक्टिव है सर, किसी का एक हाथ लंबा है किसी का एक छोटा है, फिर भी वो वर्कआउट कर रहे हैं। अब देखा होगा आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, पैर नहीं है, या हाथ नहीं है, फिर भी दे हैव अ वेरी गुड मस्कुलर सिस्टम। तो फॉर्म इज वेरी सब्जेक्टिव सर। फॉर्म सिर्फ एक देखने का नजरिया है, आप किस नज़रिए से देख रहे हो। आप रॉ स्ट्रेंथ के नज़रिए से देख रहे हो, आप मसल ट्रेन करने के पर्पज से देख रहे हो, बॉडी बिल्डिंग के पर्पज से देख रहे हो, एंड्योरेंस के पर्पज से देख रहे हो, ठीक है? मतलब रिहैब, फ्लेक्सिबिलिटी, फोर्स, ज़्यादा वेट उठाना है, कम उठाना है, बॉडी वेट मूवमेंट करनी है, लाइफस्टाइल एक्टिविटी करनी है, उससे रिलेटेड कोई स्पोर्ट खेलना है, सिंपल। तो इंजरी प्रिवेंशन में फॉर्म का कुछ जो आप कह रहे हो सब्जेक्टिव है, जितना भी बड़ा वो सब्जेक्ट है, से फॉर एग्जांपल
स्पोर्ट्स में फॉर्म का इंजरी प्रिवेंशन से कुछ रिलेशनशिप है? नहीं है, सिर्फ परफॉर्मेंस है, ओके परफॉर्मेंस है। ये आप कह रहे हो आफ्टर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ अक्रॉस ऑल Obviously, प्लेन्स? हाँ, हाँ वही मैं बोलूँगा, मैं बिगनिंग लेवल पे बात नहीं कर रहा। ठीक है। बिगनिंग में तो अब अगर उसके लिए हर इंजरी मूवमेंट प्रोन है, हर मूवमेंट इंजरी प्रोन है। बिकॉज अगर मैं जेवलिन थ्रो की बात कर रहा हूँ, मैं जिस दिन ये उठाऊंगा ना, अगर इस फेज में मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है, पहले दिन में ही जर्क आ जाएगा सर। ट्रू, गॉट इट। अगर आपका वो पेक्टोरल का जो क्या कहते हैं टेंडन ही अगर इतना स्ट्रेच नहीं हो सकता तो पहले दिन में तो पहले दिन में आपका वो पूरा का पूरा बाइसेप टेंडन खिंचेगा, पेक्टोरल खिंचेगा, शोल्डर का कोई भी मसल खिंच सकता है आसपास का। या दैट्स ट्रू, सिंपल, राइट। ठीक है। फॉर्म से बेसिकली हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है, या वो थोड़ा कम इंजरी प्रोन हो सकता है। गॉट इट। बट ऐसा नहीं है कि वो अगर उसने वो फॉर्म फॉलो कर ली तो वो हमेशा के लिए इंजरी प्रोन नहीं रहेगा। इंजरी अगर स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, जॉइंट फोर्स प्रॉपर नहीं हुआ, इंजरी फिर भी हो सकती है। ठीक है। क्योंकि आप एक्चुअल में अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द बॉडी फंक्शनैलिटी खेल रहे हो, राइट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में आप इंजरी प्रोन हो, चाहे आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो। दैट्स ट्रू। मतलब जब आप एक वो देखा है स्ट्रॉन्ग मैन जब हैवी लिफ्ट उठाता है, आंखों से खून निकल रहा है, राइट, नाक से खून निकल रहा है, उससे ज्यादा इंजरी प्रोन हो सकता है कुछ? भाई उसका पता नहीं अंदर से कौन सा ऑर्गन फट जाए, नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कब कौन सी ब्रेन में नस फट जाए, कोई कुछ पता है? रिस्क तो आप ऑलरेडी ले रहे हो यार। डेफिनेटली। बट अगर हम उनको छोड़ देते हैं, बट मैं एक नॉर्मल लाइफस्टाइल एक्टिविटी और एक जिम फॉर्म्स के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। मेरी एंकल मोबिलिटी बेटर नहीं है, मैं नहीं नीचे डेप्थ में बैठ सकता। ऐसे बंदे को अगर मैं हील उठा के टोज पे स्क्वाट कराऊंगा तो चलेगा। ठीक है, चलेगा ना? चलेगा। तो फॉर्म गई। मान लो कि किसी बंदे को एक लेग में स्ट्रेंथ नहीं है प्रॉपर, है ना, आप समझ लो, बहुत कॉमन है। हाँ। एक लेफ्ट लेग सबका ज्यादा जो राइट होता है वीक होता है, तो बॉडी क्या करेगी, राइट साइड पे शिफ्ट कर देगी। अब मैंने इंटेंशनली उसको बोला कि तू ना पूरा वेट लेफ्ट साइड पे डाल, बेशक टेढ़ा जा रहा है, क्यों? समझ गया ना? तो क्या हम फॉर्म गलत बोल देंगे? बट नॉर्मल जो बंदा देख रहा होगा उसको तो फॉर्म गलत लगेगा, राइट। यही होता है ना, उसको वो इंजरी प्रोन लगेगा। प्रोन सर, फॉर्म गलत का मतलब सब इंजरी प्रोन ही बोलते हैं, ठीक है ना। फॉर्म गलत हमेशा इंजरी प्रोन नहीं होता है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा अगर कि भाई मैंने लेफ्ट पे लोड डलवाया, उसके ऊपर से 100 किलो वजन और रख दिया तो इंजरी प्रोन होगा। क्योंकि लोड लेने की आदत नहीं और ऊपर से मैंने 100 किलो वेट डाल दिया, तब इंजरी। उसके बाद भी नहीं होगा सर, मैं फिर से बता रहा हूँ, उसके बाद भी नहीं होगा, क्योंकि इंजरी होने के लिए भी ना बहुत कुछ दर्द झेलना पड़ता है उससे पहले। That's true. और मैं बता रहा हूँ इंजरी होने से पहले आपको 4 बार वार्न करेगी बॉडी। मैं खुद इंजरीज बहुत सारी फेस करके आया हूँ। आज अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही होती है ना, तो मैं उसको ऐसे फिक्स करता हूँ, ऐसे कुछ गलत है भाई, अगर ऐसे हो रहा है बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पे स्ट्रेंथ मोबिलिटी का लोचा आ रहा है यार, काम करना पड़ेगा। तो वो छोटी छोटी स्मॉल मूवमेंट्स में डालता हूँ, देन मैं फिगर आउट करता हूँ, ठीक है, अच्छा ये दिक्कत है, चलो जब वहाँ पे प्रॉब्लम है मूवमेंट डालता हूँ, ठीक हो जाता है। गॉट इट। तो एक और काफ़ी क्रिटिकल इंजरी प्रोन एरिया है विच इज नोन एज द नेक और लोअर बैक आने वाले टाइम में भाई सबको प्रॉब्लम देने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ सबको। क्योंकि राइट नाउ मैं 1000 लोगों के बीच में हूँ, ऑलमोस्ट 800 लोग हैं जो कि ऑलरेडी इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, नेक एंड लोअर बैक, और कम से कम जिनको टाइम हो चुका है, और ओवर 500 लोगों को मैं निकाल चुका हूँ इस प्रॉब्लम से थ्रू द मूवमेंट्स ओनली। ठीक है, हर पर्सन जब भी जिम आता है ना, बिकॉज देखो हमारे जिम में ज़्यादातर ओवर 30 वाले लोग हैं, जो भी पर्सन आ रहा है ना, नेक और लोअर बैक और नी प्रॉब्लम लेके आ रहा है। ओके, ये तो अब लाइफस्टाइल डिजीजेस बन चुका है, और उसका सबसे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज ओनली स्ट्रेंथ मोबिलिटी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब स्ट्रेंथ मोबिलिटी का मतलब कुछ लोग समझते हैं कि वजन उठाना, नहीं। ओके, मैं आज आपको इस पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि लोग सोच रहे हैं कि मैं वजन उठा रहा हूँ तो मैं स्ट्रेंथ कर रहा हूँ। एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को नेक प्रॉब्लम्स हैं। डे 1 जब आते हैं ना मेरे पास, मैं उनसे वजन उठवाता ही नहीं,
मैं उनसे रिस्ट कर्ल्स कराता हूँ, मैं उनसे बाइसेप कर्ल कराता हूँ, मैं ओवरहेड मूवमेंट तो लगवाता ही नहीं सर। अगर किसी को अपर ट्रैप पेन है और मैंने उसको ओवरहेड मूवमेंट दी, उसको और ट्रिगर वो करेगा, वहीं के वहीं जाम हो गया पूरा वो का वहीं के पूरा। वहीं जैम हो जाएगा, वो दूसरे दिन जिम नहीं आएगा। बिल्कुल। मैं क्या करता हूँ, मैं इस मसल को स्ट्रेच दूंगा थोड़ा सा पहले, उसके आसपास के मसल्स को थोड़ा मोबिलाइज करूंगा, मैं इससे नहीं छेड़ूंगा। हाँ और मैं एक दिन नहीं, मैं कम से कम एक हफ्ते तक नहीं छेड़ूंगा। फिर एक छोटी सी मूवमेंट ऐड करूंगा, वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। नहीं, थोड़ा कम शोर हुआ है, शोर होता है, वो बताता है कि थोड़ा बढ़ा, क्योंकि मसल को छेड़ रहे हो आप। या शोर होगा, दर्द करेगा। पहले वाला दर्द और सोरनेस का दर्द मिक्स होता है, लोगों को लगता है कुछ गलत हो गया। कुछ गड़बड़ हो गई। तो मुझे भी थोड़ा ना साइकोलॉजिकल गेम प्ले करना पड़ता है फॉर द बेटरमेंट। समझ गया। हाँ 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 मैं उनको definitely। ओवरहेड, ऑल्दो मैं उनको फ्रंट रेज नहीं दूंगा, लैटरल रेज नहीं दूंगा, कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं दूंगा जिसमें उनका स्कैपुला और शोल्डर एलिवेट हो। मैं नहीं दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की स्ट्रेंथ मोबिलिटी पे काम करूंगा, पेक्टोरल्स को ओपन अप करूंगा, लैट को ओपन अप करूंगा, राइट। एक मोबिलिटी, एक फ्लो आए बॉडी के अंदर, सबसे पहला टारगेट होता है। लैट को स्ट्रांग बनाऊंगा, अपर ट्रैप्स को स्ट्रेच करूंगा, एक एक जॉइंट को मोबाइल कर लिया। हाँ फिर मैं धीरे धीरे थोरासिक स्पाइन की मोबिलिटी ऐड करूंगा, रोटेशंस ऐड करूंगा। उसके बाद मैं फिर थोड़ा नेक मसल्स के अराउंड काम करना स्टार्ट करूंगा। तो समझ लो कि मैंने क्या किया, मैंने प्रॉब्लम पे काम नहीं किया, मैंने जिस वजह से वो प्रॉब्लम हुई थी, एग्जैक्टली मैंने उन सारे सिनेरियोस पे काम किया। वो बेसिकली वही हो गया ना, यू नॉट ट्रीटिंग द सिम्टम, यू आर ट्रीटिंग व्हाट इज एक्चुअल द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई मैं जब पेन को भगाता हूँ ना, तो वो परमानेंट जाता है फिर वो, हाँ एग्जैक्टली वो बिकॉज आई एम इम्प्रूविंग मैकेनिज्म। एग्जैक्टली। और उसके अराउंड फिर मैं वहाँ पे वेट डालता हूँ। वेट नहीं डालता सर, मैं लोगों को हैंडस्टैंड कराता हूँ, सिंपल। मैं देखो, अब जब तक हैंडस्टैंड करने के बाद अगर आपका अपर ट्रैप ट्रिगर नहीं हुआ, तभी तो मानूंगा ना कि अब नेक ठीक हो गया है आपका। एग्जैक्टली। इतना वेट ले सकता है। हाँ जब भी हमें नेक प्रॉब्लम, नेक पेन हुआ, Yeah. राइट, सीधा किसी भी रीज़न की वजह से, हम क्या करेंगे, डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोल देंगे ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, पेन किलर ले लो। उनके पास तो इस चीज़ का इलाज है ही नहीं, हाँ बिकॉज वो दे आर नॉट अ एक्सपर्ट इन वो मूवमेंट। फिजिकल थेरेपिस्ट नहीं है। एग्जैक्टली, तो समझना पड़ेगा। आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओगे, आप फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, नेक मसल्स को रिलीज करेगा, थोड़ा मूवमेंट डालना स्टार्ट करेगा। वो क्या कर रहा है, वो प्रॉब्लम वाली एरिया पे हाथ डाल रहा है। अब वह जाते हो, वो 5-6 दिन के लिए आपको रिलीफ मिल जाता है, फिर से कोई मूवमेंट होती है, फिर से ट्रिगर हो जाता है। या मान लो आप गलती से सो गए, अब गलत सोना भी लोग Of बोलते course. हैं मेरे लिए, गलत सोना भी एक इंसान, मेरे को तो ये समझ में आता है कि सो भी गलत सकता है। इट इज अ प्रॉब्लम। मतलब सोना भी प्रॉब्लम है। लोगों को सोना नहीं आता है, लोगों को बिल्कुल भी सोना नहीं आता है यार। ठीक है यार नहीं सर, इस पे भी मैं फिर से बता रहा हूँ, इस पे भी बहुत सब्जेक्टिव है। आप सुनो, समझो, यहाँ पर आप बेड में हो, आपने लाइट ऑफ कर दिया, ठीक है, बट आप फोन या आईपैड पे बैठे हुए हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो। हाँ, आप अभी 8 घंटे की ड्यूटी से आए हो घर, वही काम करें। ठीक है, वही काम करके, ठीक है, उसके बाद आप कैब में कैसे आए हो, ठीक है, फिर से आपकी पीठ पूरी झुकी हुई है, आप बिस्तर में बैठे हो, फिर भी अपनी पीठ झुका के बैठे हुए हो। ये मतलब क्या है? वही, यही तो प्रॉब्लम है। आप अपनी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर रहे हो, सब आप कुछ। अपना नेक, वो फिजिकली तो आप गए ही गए, मेंटली भी जाओगे कुछ दिन बाद। आपकी मेंटल पीस जो है वो खत्म हो जाती होती है, स्लीप साइकिल गई है आपकी, देन क्या कहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। अर्ली एजिंग, हार्ट डिजीज, अल्जाइमर्स, क्या क्या नहीं होता नींद ना पूरी होने की सब वजह कुछ से। होता है सर, एंड लोग नहीं मानते, उनकी प्रॉब्लम है। वो वही तो बात है ना, एट द एंड ऑफ द डे वो हमारी प्रॉब्लम है, जो जो वो उनकी प्रॉब्लम है जो हमको सॉल्व करनी है। ये मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ कि हम दोबारा से नेक प्रॉब्लम ट्रिगर हुआ, हाँ फिर हम सोचते हैं कि मैं उसके पास गया, नेक ठीक हो गई थी, फिर दोबारा जाता है, फिर दोबारा से वही सेम प्रोसेस, रिलीज, स्ट्रेंथ, मोबिलिटी का, मतलब सेम प्रोसेस, महीने भर के लिए ठीक हो जाता है, राइट। फिर से क्या करता है, बट क्या मिल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। बट वो जो रूट कॉज है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम निकल के आ रहा है बार बार, जो एनाटॉमिकली जो करेक्शंस करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, और वो पेन कभी ठीक नहीं होगा, वो कभी नहीं ठीक होगा। और फिर मैं एक और बात बता दूं, बैड मैकेनिज्म बॉडी का हमेशा और भी ज़्यादा इंजरी प्रोन करता जाता है बॉडी को। ट्रू।
अगर आपने उस मैकेनिज्म पे, अगर आपको नेक प्रॉब्लम है, उसकी नेक की स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, शोल्डर, स्कैपुला पे काम नहीं किया, आपको प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम आती है सर्वाइकल, या वर्टिगो, हाँ राइट। इस तरीके की बीमारियां फिर और भी आने लग जाती हैं। और ये प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ प्रैक्टिकल, मैं लोगों की केस स्टडीज पूछता हूँ। सोचो इतना सब कुछ। वो हिस्ट्री पे तो सब कुछ ही डिपेंडेंट है इस उसमें, और इस फील्ड में। उसके लिए आपको पूरी बॉडी पे काम करना पड़ेगा। True. लोगों को ये समझ में नहीं आता। बिकॉज अगेन राइट, बॉडी इंटरकनेक्टेड है अक्रॉस। इंटरकनेक्टेड है, सिर्फ नेक पे काम करने से काम नहीं चलेगा। या पूरी स्पाइन की मोबिलिटी बेटर होनी चाहिए, तब जाके नेक बेटर होगी। एग्जैक्टली। और वो भी हर, तो ये समझना बहुत जरूरी है। पूरी कम्युनिटी को जो भी दर्दें ठीक करती है कि सिर्फ रिलीज स्ट्रेंथ से काम नहीं चलेगा। पूरा पर बॉडी का पूरा जो भी स्पाइन से रिलेटेड मसल्स है, जो जुड़ा हुआ है आपसे, पूरा पर धड़, वो पूरा का पूरा काम करेगा। या सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल और बिल्कुल। ये ही है सॉल्यूशन, और मैं ऐसे ही काम करता हूँ। मेरे को एक बात बताओ, कॉर्पोरेट कल्चर में लाइक ऑफ कोर्स हर एक की गर्दन झुकी हुई है, कॉर्पोरेट और नॉट, क्या आपके हिसाब से इस चीज का ट्रीटमेंट है? हाँ बिल्कुल, बहुत सिंपल है। बड़े लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, योर बॉडी और नेक गोइंग फॉरवर्ड, आपकी स्पाइन आगे की ओर जा रही है, उसका ऑपोजिट फंक्शन करना स्टार्ट कर दो। सिंपल, आपके शोल्डर्स आगे आ रहे हैं, दैट मीन्स मुझे अपने शोल्डर्स पीछे लेके जाने हैं। तो सिंपल, बेंच पे लेटो, हाथों को पीछे ले जाओ। Got it. और सिर्फ इसी डायरेक्शन में नहीं, इस यहाँ और फिर यहाँ। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, अगर मेरा नेक आगे आ गया है तो मैं हाथ पीछे लेके जा रहा हूँ ना, तब भी मेरा नेक आगे आएगा। बिल्कुल। मैं लोगों को बोलता हूँ ये चीज कि अब नेक को भी क्या करना है, लूज छोड़ना स्टार्ट करो पीछे की, जिससे, क्योंकि क्या होगा ना, ये मसल्स बहुत टाइट हो गई हैं। एग्जैक्टली। अभी अभी स्ट्रेच होती है ना, नेक के अराउंड जब स्ट्रेच होता है, कोई मसल कांटेक्ट होता है, लोगों को लगता है डर कि कहीं कुछ हो ना जाए। नेक इतना फर्जाइल नहीं है कि कुछ भी पीछे देखने से ही टूट जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है। हम ऐसे झुके हुए थे, चेस्ट को स्ट्रेच करना है, हाथ पीछे जाएंगे तो लैट भी स्ट्रेच होने लग जाएगी। ठीक है, और बस क्या करना है, नेक को ऐसे लूज छोड़ देना है। ठीक है, एक, उसके बाद जनरल नेक स्ट्रेचेस, ठीक है, और शोल्डर स्ट्रेचेस, और कुछ नहीं चाहिए। Got it. और इसको मैं बोलता हूँ कि बेसिकली फोम रोलर पे लेट के थोरासिक मोबिलिटी, मेरे पास है, मैं हर बंदे को ये देता हूँ। सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, बट दिस इज वेरी इफेक्टिव। बट मैंने ऐसे लोग देखे हैं लेट नहीं पाते हैं, दर्द होता है उनको। बता क्या बोलेंगे, दर्द हो रहा है इसमें। मैंने कहा आने वाले जो दर्द है ना, उससे कहीं कम है ये दर्द। एग्जैक्टली। और आने वाले टाइम में जो दर्द होगा ना, हेडेक, शोल्डर में ट्रैवल पेन, रहा भी नहीं जाएगा फिर। तो लोग तकलीफ लेना नहीं चाहते। बिल्कुल, वो अब तो वो खैर ये हो गया। लोग सोचते हैं कि कोई आए, ऊपर से दबाए, स्ट्रेच कराए। अरे स्ट्रेच करने के लिए भी दर्द भी तो आप ही को लेना पड़ेगा। बॉडी मेरी थोड़ी ना, मैं पकड़ के करा सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस बता सकता हूँ, पर दर्द तो आप ही को लेना पड़ेगा ना। वो मसल मेरे थोड़ी ना, मैकेनिज्म मेरा थोड़ी ना खराब हुआ है। ये समझना पड़ेगा लोगों को। आप किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हो सर बॉडी में, सिर्फ मूवमेंट के थ्रू। तो अभी तो हमने कवर कर ली नेक। ऑपोजिट पे आ जाते हैं लोअर बैक। दो कॉमन इश्यूज हमने डिस्कस किए। लोअर बैक का इशू ऑलमोस्ट हर एक इंसान को है, चाहे आज की एज पे हो या फिर वो आज से 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो। लोअर बैक हर एक इंसान की, मेल और फीमेल, एनी जेंडर व्हाटसोएवर, सबको होती है। क्या कर और होगी व्हाट डू यू सजेस्ट? लाइक मैंने नेक का बता दिया कि देखो, लोग सोचते हैं कि ये दो पार्ट हमारे बहुत सेंसिटिव हैं, और सेंसिटिविटी का मतलब लोग समझते हैं कि इस पे कोई लोड नहीं आना चाहिए, मूवमेंट नहीं करनी चाहिए। बट एक बात बताओ, जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, या फिर वहाँ पे मूवमेंट ना करने की ज़रूरत है? बहुत कॉमन सी आपने ये बात सुनी होगी कि नेक के अराउंड उस पर कभी, जैसे जिस तरीके से रेसलर ट्रेन करता है, अगर कोई जनरल फिटनेस वाला बंदा, तो क्या बोलेंगे, इसकी तो नेक टूट जाएगी। उसकी नेक नहीं टूटेगी, जो बोल रहे हैं ना उनकी नेक जरूर जाएगी, राइट? क्योंकि एक बार मसल्स पूरी तरीके से स्ट्रेच और स्ट्रॉन्ग बन जाए ना, फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बन जाए, वो लाइफ टाइम साथ देते हैं। बिल्कुल, मसल मेमोरी समझना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है।
मैं बात करता हूँ लोअर बैक के रिगार्डिंग। लोअर बैक प्रॉब्लम क्यों सबसे ज़्यादा राइज हो रही है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि देखो ये हमारी स्पाइन है, एक एक वर्टिब्रा काम करता है। Yeah. कोई थोड़ा कम काम करता है, कोई ज़्यादा काम करता है। एक्चुअल में क्या है, जो हमारे रिब केज का पार्ट है, मैं अगर रिब केज मतलब मैं थोरास लंबर और सर्वाइकल के बीच की पार्ट बात करूँ ना, दिस इज कम्प्लीटली इमोबाइल, नहीं काम करता है वो। अब मान लो देखो वर्टिब्रा है, ये हर एक मूव कर रहा है इस तरीके से, हर वर्टिब्रा, बाकी के वर्टिब्रा फ्रीज हुए, बीच में से थोरासिक फ्रीज हो गया, फ्रीज हो रखा है पूरा, आप समझना। अब मेरे पास जो मूवमेंट पूरी इस तरीके से मुड़नी थी, अब वो मूवमेंट क्या हो रही है, ये लंबा ले लूँ तो सिर्फ यहाँ से मूवमेंट ज़्यादा हो रही है। दैट मीन्स L4 L5 के अराउंड मूवमेंट क्या है, ज़्यादा है। दैट मीन्स वहाँ रिस्क बढ़ेगा ना, बिल्कुल, क्योंकि वो ज़्यादा मूव कर रहे हैं। True. लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, और ये डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ। समझ गया मैं, समझ रहे हो। अब वहाँ पे क्या होगा, जब मूवमेंट ज़्यादा है तो वर्टिब्रा में कंप्रेशन बढ़ेगा, हो सकता है उसको डिस्क बल्ज हो जाए, ठीक है, या उसके अराउंड मसल्स बहुत टाइट हो जाएं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी मे भी हो सकता है, उसके अराउंड मसल्स वीक भी हो जाए, क्योंकि ज़्यादा काम करने से भी मसल्स वीक एक टाइम होते के बाद हैं, वीक होते हैं। डेफिनेटली जब मसल फेशिया टाइट होता है तो और जाता है। अब एक बात बताओ, अगर अब हम क्या करते हैं, हम उसके अराउंड भी मूवमेंट डालना कि बैकग्राउंड करके वजन नहीं उठाना। अब क्या होगा, पूरा स्पाइन मुड़ ही नहीं रहा है ठीक से, और उस पर जिस दिन गलती से भी लोड आ जाता है उस दिन का ही स्पाइन। बिल्कुल, दैट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ लोअर बैक प्रॉब्लम्स, फर्स्ट। दूसरा, जो कॉमन डेडलिफ्ट में जो इंजरीज हैं, दे मोर फोकस ऑन द स्ट्रेट स्पाइन, कि स्पाइन न्यूट्रल और स्पाइन स्ट्रेट। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत कम लोग हैं जो कि जेफरसन कर्ल पे काम करते हैं, बिल्कुल, लैटरल बेंडिंग पे काम करते हैं, बहुत कम, बहुत रेयर। अगर वो फॉरवर्ड बेंड पे भी काम करते हैं ना, तो वो भी स्पाइन सीधी जाती है और वो ग्लूट से जाते हैं नीचे। मैं बता रहा हूँ आपको, वो आरडीएल की तरह जाते हैं, क्योंकि स्पाइन मोबाइल ही नहीं है, मुड़ती नहीं है नीचे की ओर, और वो मुड़ती भी है तो वो सिर्फ यहाँ से है, क्योंकि ये मूवमेंट क्या है हमारी, शोल्डर रोटेशन होगी, शोल्डर रोटेशन वाली, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत आजकल कॉमन है, मूवमेंट यहीं से हो रही है, बट वो लोअर बैक तो मुड़ ही नहीं रही। एग्जैक्टली। अब उसके अराउंड जो मसल्स हैं वो क्या है, वहाँ पे मोबाइल ही नहीं हो रहा, स्ट्रेच रिफ्लेक्स ही नहीं मिल रहा, स्टिमुलस ही नहीं मिल रहा, जान ही नहीं है मसल्स के अंदर, ब्लड फ्लो ही नहीं है उसके अंदर। तो क्या होगा, गलती से भी क्या होता है, जैसे ही उस पर वेट डलता है वो पुल हो जाता है। सिंपल। अब डेडलिफ्ट में सबसे ज़्यादा इंजरीज इसीलिए होती हैं कि जैसे ही लोड डलता है स्पाइन राउंड होना स्टार्ट होती है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वहाँ से होता है पुल, और फिर हम बोलते हैं कि डेडलिफ्ट की वजह से इंजरी हो गई। दूसरा, डेडलिफ्ट में आधे लोगों को यही नहीं पता है कि हम एक्सरसाइज कर क्यों रहे हैं डेडलिफ्ट। मैं बहुत पते की बात बता रहा हूँ, तुम ग्लूट्स को ट्रेन करने के लिए कर रहे हो, तुम हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन करने के लिए कर रहे हो, कि तुम लोअर बैक को ट्रेन करने के लिए कर रहे हो। एग्जैक्टली, बस करनी है, बस करनी है। मैं नहीं कह रहा कि मूवमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ से ये मैसेज जाएगा कि मूवमेंट नहीं, पर्पस नहीं पता है लोगों को। एग्जैक्टली। आधे लोगों के ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग्स काम ही नहीं करते। वो क्या करते हैं, मैंने काफ़ी लोगों को ना लॉर्डोसिस होता है, क्योंकि फ्लेक्सर टाइटनेस और स्पाइन की फ्लेक्शन मोबिलिटी नहीं है, ग्लूट में स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्या बनता है, और कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ से लॉर्डोसिस क्रिएट होता है। ठीक है, नीचे गए, वजन उठाया, और जब वो पूरा ऊपर आते हैं तो हिप पीछे चला जाता है, और वहां से बनता है कव, तो वहां से क्या होता है, बार बार ऐसे कंप्रेशन बनता है, और जब वो नीचे जाते हैं तो वो छूटता है। तो एक्चुअल में जो मूवमेंट है ना डेडलिफ्ट का, वो क्या हो रहा है, हैवी वेट के साथ सिर्फ लोअर बैक से हो रहा है, मतलब बेंड हुआ वहीं से और वहीं से उठ गया, उसके आसपास के मसल ठीक से काम ही नहीं करेंगे। वो एक टाइम के बाद होता है गिव अप करना स्टार्ट कर देते हैं। एक कॉज। दूसरा कॉज, हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स फायर नहीं हो रहे। तीसरा कॉज, आधे लोगों को कोर ब्रेसिंग आती नहीं, और कोर ब्रेसिंग करेंगे कहाँ से, एब्स है ही नहीं लोगों के, है ही नहीं, मतलब वो टाइटनेस ही नहीं आती। कोर ब्रेसिंग का मतलब पता है क्या होता है, मैं बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल दूँ, तो वो एक गेम देखे होंगे जो पंजाब में ना लोग अपने पेट के ऊपर से ट्रैक्टर उतार रहे होते हैं, वो है कोर ब्रेसिंग का एग्जांपल, वन ऑफ द बेस्ट।
क्योंकि वो टाइटनेस कर ही नहीं पाते अपने कोर में कि उनके पेट पे कोई खड़ा भी हो सके, वो आता ही नहीं उनको। अब फिर कि डेडलिफ्ट कर रहे हो तो एक यहाँ पे मैसेज डिलीवर होता है, डेडलिफ्ट कर रहे हो तो कोर ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत है सर, हर मूवमेंट की जरूरत है। हर प्रॉब्लम वही तो है, वी आर ऑब्सेस। वो तो है, ऑब्सेशन हमें इतना हो जाता है डेडलिफ्ट से। कोई भी मूवमेंट हो, मैं डेडलिफ्ट की बात नहीं कर रहा, अगर मैं हैंडस्टैंड कर रहा हूँ तो हैंडस्टैंड से भी लोगोों को इतना ऑब्सेशन हो जाता है, दे आर डूइंग ऑल द टाइम हैंडस्टैंड। हैंडस्टैंड भी ध्यान रखना आपकी नेक प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीजन बन सकता है, क्योंकि ऑल द टाइम पुशिंग दैट मींस जो नेक ट्रेपीजियस है, लैटिस में है, वो पूरा का पूरा वो एक हाइपर स्टेट में चले जाते हैं वो एक्साइटेशन के। एग्जैक्टली। बाकी उसको वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है, उसको स्ट्रेच नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली। अगर मान लो मैंने हैंडस्टैंड के साथ अपने उसके एंटागनिस्ट मसल, ट्रैप का एंटागनिस्ट मसल कौन सा, लोअर ट्रैप्स एंड लैट, उस पे काम नहीं किया तो मेरे शोल्डर्स उठते चले जाएंगे। एग्जैक्टली। अब उठते अब ये उठाएंगे तो नेक आगे जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ जिन लोगों को नहीं पता है, जो ऑलरेडी इस चीज में प्रोफेशनल है, उनको पता है, बट जो नॉर्मल जो अपने काम में बिजी हैं और सिर्फ एक फन के लिए आ रहे हैं और हैंडस्टैंड कर रहे हैं, मैं जानता हूँ मेरी ट्रेनिंग तो उस हिसाब से रहती है कि इन लोगों को दिक्कत ना आए, बट जिनको नहीं पता है वो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम चालू हो जाती है। और मैंने ऐसे बहुत लोग देखे, पर्सनली मैं भी वहीं से आया। आप समझ गए डेडलिफ्ट क्यों है सबसे बड़ा कॉज, क्यों ग्लूट हैमस्ट्रिंग फायर नहीं है, कोर ब्रेसिंग अच्छी नहीं है, और एक और बात कि लैटरल फ्लेक्शन, साइड बेंडिंग पे काम नहीं करते ये लोग। अगर वो खड़े होके साइड बेंड करते भी है ना तो वो हिप ट्विस्ट करता है, एक्चुअल में स्पाइन तो बेंड होती नहीं होती, तो उसकी वजह से क्यूएल वगैरह टाइट हो जाते हैं। वो स्पाइन बेंड होगी तो आपके ऑब्लिक्स के ऊपर जोर आएगा, स्ट्रेच होते हैं। होगा। तो मैं एक मूवमेंट डालता हूँ कि वो लैंड बारबल रखे, डंबल कभी देखा होगा आपने, और मैं ऐसे बेंड कराता हूँ पूरा, और जो वो वेट से स्ट्रेच करता है ना सर, 4 दिन तक ऑब्लिक सोर रहते हैं। हाँ, वो ऑब्लिक पे स्ट्रेच आएगा। अगर आप दूसरे तरीके से कर रहे हो तो आपके ग्लूट्स और हैम्स पे ज्यादा जोर आएगा। वो क्या होता है, हिप ट्विस्ट हो जाएगा। वो हिप ट्विस्ट हो रही है आपकी, क्योंकि वो एक्चुअल में साइड बेंड का मतलब क्या करते हैं लोग, साइड बेंड स्पाइन से नहीं हो रही, साइड बेंड हो रही है, बट वो कहाँ से हो रही है, हिप से। फॉरवर्ड बेंड हो रही है, वो कहाँ से हो रही है, हिप से। बैकवर्ड बेंड जो हो रही है वो कहाँ से हो रही है, लोअर बैक से। आप समझ रहे हो, मूवमेंट जहां से डलनी चाहिए वहां से डल ही नहीं रही है। पूरी स्पाइन ऐसे आग बननी चाहिए, पूरी स्पाइन आगे की और ऐसे फॉरवर्ड बेंड होनी चाहिए, पूरी स्पाइन ऐसे साइड बेंड होनी चाहिए। तब आपको प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होंगी। और मैं एक एक वर्टिब्रा फील करता हूँ अपनी स्पाइन का, एक एक वर्टिब्रा कि मुझे कहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है, कौन से वर्टिब्रा भी मेरे स्ट्रेच हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं। इसीलिए मैं जेफरसन कर्ल को जितना ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, उतना ही मैं न्यूट्रल स्पाइन को भी देता हूँ, उतना मैं साइड बेंडिंग को भी देता हूँ, उतना ही मैं रोटेशन को भी देता हूँ। और हर डायरेक्शन में सिर्फ मूवमेंट नहीं, स्ट्रेंथ और मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी दोनों जरूरी है। सो आप समझ जाओ, दैट इज द बिगेस्ट। अब हम दोष देने लग गए डेडलिफ्ट को। एग्जैक्टली। डेडलिफ्ट में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत प्यारी एक्सरसाइज है सर। वो सिर्फ हमने बना दिया उसको। हम डेडलिफ्ट कर रहे हैं, हम सिंगल लेग डेडलिफ्ट पे काम नहीं कर रहे। हाँ, एग्जैक्टली। आधे डेडलिफ्ट में तो लोगों का सिर्फ राइट लेग काम कर रहा होता है, लेफ्ट का ग्लूट तो फायर ही नहीं होता। मैंने डेडलिफ्ट करने वाले लोग ऐसे देखे हैं कि स्पाइन का जो साइड का मसल होता है, इरेक्टर स्पाइनल मल्टीफिडस, जो 2 मसल्स होती हैं, राइट का इतना बड़ा है, लेफ्ट तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता। क्यूएल पे ऐसे लगता है ऐसे जोर ही नहीं आया, ऑब्लिक्स पे टच करो तो ऐसा लगता है यहाँ पे ट्रांसवर्स ऐसे ट्रेन ही नहीं हुआ कभी। अब सोचो कि अब इंजरीज होंगी कि नहीं होंगी? डेफिनेटली होंगे। दैट इज द प्रॉब्लम। और जो हाइपर एक्टिव मसल है ना, वो बार बार एक्टिव होगा, और जो वीकर मसल है वो नहीं एक्टिवेट होगा। इसीलिए आइसोलेशन की नीड बहुत ज़्यादा होती है। लोग सोचते हैं कि कंपाउंड कर लिया तो अब आइसोलेशन की जरूरत, बहुत मिथ है, पता है। हाँ। और ये सिर्फ एक प्रोफेशनली ठीक कर सकता है। वो आई थिंक इज द कॉज। हमको मिथ्स का अलग एक चैप्टर उठाना पड़ेगा बहुत सर। देखो मैं बताऊं ना, अगर इन पॉडकास्ट को कोई बंदा दिल से और अच्छे नजरिए से देखेगा, भाई साहब इससे बेस्ट नहीं मिलेगा आपको मार्केट में, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पढ़ी लिखी बातें नहीं हो रही हैं, यहाँ पे वो बातें हो रही हैं जो कि प्रैक्टिकली अप्लाई की जाती हैं और प्रैक्टिकली हर प्रॉब्लम पे काम किया जाता है। बताता कौन है आज की डेट में प्रैक्टिकल चीजें? नहीं बताता, सब बस ये शॉर्टकट्स बताते हैं। बिकॉज वो रील भी शॉर्टकट वायरल होगी, वो पॉडकास्ट भी ऐसे वायरल होंगे जिनमें अब शॉर्टकट मिलेगा कुछ, जिसमें बेस्ट
वो बेस्ट Exactly. फाइंड आउट करते हैं हाँ. कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर दिस. एग्जैक्टली नहीं, ऐसे नहीं होता. कोई आएगा बोलेगा ओवरहेड मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, कोई बोलेगा डेडलिफ्ट नहीं करनी चाहिए, कोई बोलेगा करनी चाहिए, कोई बोलेगा स्क्वाट नहीं करनी चाहिए, है ना. बस. और एक्चुअल में ना जो लोगों को सुनना पसंद है वो वही सुनते हैं. वही सुनते हैं. गूगल पे लोग आंसर नहीं फाइंड आउट करते सर. गूगल पे लोग वैलिडेशन फाइंड आउट वो करते तो है ही. कि जो मैं सोच रहा हूँ उसका आंसर गूगल पे है कि नहीं है. अगर आप आंसर देखने जाओगे ना सर, और आप आंसर्स को जब पढ़ने लगोगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, तो आपको आंसर मिलेगा, और गूगल पे बहुत अच्छा आंसर वो मिलेगा. तो है ही. ढूंढना आना चाहिए. ढूंढना आना चाहिए. उसके लिए आपको इनपुट डालना पड़ता है. चैट जीपीटी पे इनपुट डालना पड़ता है, वो नहीं डाल. बट हम जो सुनना चाह रहे हैं उसकी वैलिडेशन चाहिए बस. बिल्कुल और ये ट्रू है. बिल्कुल. खत्म. हाँ, डन है. आई होप गाइज आप सबको ये सुनने के बाद बहुत मज़ा आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा. हम इस पर बहुत सारे मिथ्स के बारे में बात करेंगे, और आपकी लाइफ को और मूवमेंट्स को कैसे इजी बना सकें हम उस पर भी. Thank you so much for watching the Dr. Washington's podcast, Harish bhai. Thank you It so was much it was for lovely calling me. having you. बहुत कुछ सीखने को मिला. And yes, Jefferson Curls मैं शुरू करने वाला हूँ. कर लो स्टार्ट. Oh yeah, आप I'll लोग have भी. to. Yes. And to everybody who saw the whole podcast, thank you for making health a dinner table conversation. तो देखिए, ये कन्वर्सेशन मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी थी. डिस्कवर्ड सो मेनी टॉपिक्स जो कि आई थिंक आई एम क्लोज टू ऑन अ वेरी इमोशनल लेवल. एंड टू बी टॉकिंग टू समबडी who has experience like dealing with all of these things, वो शायद से मेरे लिए भी एक थोड़ा सा enlightening moment था. खैर, मैं अपनी कैपेसिटी में आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ दैट मी एंड हरीश, आई थिंक हम दोनों का एक ये रिकरिंग रहेगा वेयर वी विल टॉक अबाउट मोर टॉपिक्स अबाउट फिटनेस, एंड ये सब चलता रहेगा. नाउ अगर आपको ये कन्वर्सेशन अच्छी लगी और आप डॉक्टर वॉश रेंज को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप यूट्यूब, स्पॉटिफाई एंड इंस्टाग्राम पर डॉक्टर वॉश रेंज को फॉलो करें. एंड ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो हरीश ऑन इंस्टाग्राम to know more about what and how he does whatever he does. Khair, this is the Dr. Wash Trains podcast. My name is Dr. Akash Sehgal, and thank you for making health a dinner table conversation.